अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अफसा फारूक है और मैं आई विल ट्राई कि मैं आज आपके लिए हेल्पफुल साबित हूँ अप्लाई करने के लिए, स्पेशली फॉर यूएस। और बाकी मेरा थोड़ा सा जो फ्लो ये होगा कि सबसे पहले मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि सबसे पहले हम थोड़ा सा पीएचडी मास्टर्स स्कॉलरशिप को फोकस करेंगे। बाद जब मैं बता रही हूँ तो आई करती रहूँगी इसका भी कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, लेकिन मेनली मेरा फोकस जो होगा वो यूएस के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको कैसे फॉलो करना है, क्या आपको ज़रूरत होगी बाकी प्रोसेस में भी। और इसके अलावा पहले जो लोग पीएचडी के लिए फोकस हैं तो उनको ज़्यादा मेरे ख्याल है कि गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट 30 मिनट्स मेरा वो पीएचडी और मास्टर स्कॉलरशिप के होगा। उसके बाद फिर हम ग्लोबल यूग्रेड पे जाएंगे। बेसिकली वो यूएस एम्बेसी का एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ यहाँ यूएस में आते हैं फॉर 1 सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। तो वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का होगा। और फिर लास्ट में यस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, वो 1 ईयर प्रोग्राम होता है। बेसिकली जो लोग जो बच्चे लैंग्वेज टेस्ट होता है पाकिस्तान में, उसके बाद उनका इंटरव्यू चले, मैं उसको फिर बाद में बताती हूँ। तो ये फ्लो होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आई थिंक जो हमें क्लैरिटी की जरूरत है ना, वो प्रॉब्लम यही आती है कि सब लोगों को लगता है कि 3 साल है कि 5 साल की है। तो यूएस में पीएचडी वो 5 साल के लिए है अगर आप मास्टर्स करके आ रहे हो या मास्टर्स नहीं भी किया हुआ। तो मिनिमम आपका 4 ईयर्स लग सकता है, लेकिन जो नॉर्मल टाइम लाइन है वो 5 साल की है और मास्टर 2 साल का है। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम लोग डायरेक्ट बैचलर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, क्योंकि यूएस और कनाडा का एजुकेशन सिस्टम इस तरह के पाकिस्तान के अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन ली हुई है तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो हम लोगों के मतलब जो भी लोग इस वक्त अंडर ग्रेजुएट में, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर पीएचडी इन यूएस और कनाडा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि हम लोग, मेरी पर्सनल सजेशन अब यही होती है लोगों को कि आप अंडर ग्रेजुएट कर लिए और अगर आपको लगता है कि आपने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो मास्टर्स के बजाय पीएचडी पर फोकस करना चाहिए। उसकी एक वजह ये है, मैं इस वक्त यूएस की बात करें तो यहाँ पे मास्टर की स्कॉलरशिप लेना मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू बाकी जगहों के, लेकिन पीएचडी की यहाँ पे आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप होगी। वो मैं आगे उसका सारा प्रोसीजर बताती हूँ। तो उसमें आपके पास अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, 16 एजुकेशन आपके पास कंप्लीट है, तो यू शुड गो डेफिनेटली अप्लाई फॉर 60 डायरेक्टली फॉर पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। तो मास्टर्स में 2 साल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है भी या नहीं भी है तो आपके तकरीबन 5 या 4 साल तो जरूर लगेंगे। तो इट्स बेटर कि आप उसको डायरेक्ट, अगर आपका गोल है तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट एक्चुअली आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपके पास ये थी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आई थिंक मेरे ख्याल है हम सारे पाकिस्तानियों का ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबके पास 16 ईयर एजुकेशन तो होती है। उसके बाद जो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने टोफिल का टेस्ट देना है। टोफिल का टेस्ट मैं इसलिए पहले कह रही हूँ क्योंकि यूएस के लिए आपको टोफिल और जीआरई दोनों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं टोफिल का इसलिए लोगों को पहले सजेस्ट करती हूँ कि उसमें ये होता है कि इफ यू हैव टेकन टोफिल एग्जाम तो फिर आप बाकी जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपने अप्लाई किए वो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि rather than going for directly to GRE, it's better to take TOEFL एग्जाम फर्स्ट। तो उसमें होता है कि आपके पास वीकेंड ब्रॉड हो गया, अब आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं। आपने अगर यूएस का गोल नहीं भी किया हुआ तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। तो पहले टोफिल दे दो। ठीक है। और चाइना के लिए ये कि क्योंकि चाइना का कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह के पाकिस्तान में हमारी यूटी भी बना देती है, मेरा जीसी से भी है। तो उसमें यह है कि वो लोग आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो बना देते हैं कि हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो था वहाँ पे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश में। तो वो लेटर कुछ यूनिवर्सिटी में चाइना में चल जाता है, लेकिन यूएस आपको यूरोप के लिए और यूएस वगैरह के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, टोफिल या आइल्स। तो अगर आपका ज्यादा गोल है कि यूएस या कनाडा की तरफ आना है तो इट्स बेटर टू टेक टोफिल रेदर देन आइल्स। बट अगर आपको लगता है कि आपने यूरोप की तरफ भी गोल करना है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ गोल करना है तो आप फिर आप आइल्स भी दे सकते हो। मैंने टोफिल किया था तो मैं उसके बारे में ज्यादा आई थिंक अच्छी तरह से बता सकती हूँ। तो जब आप टोफिल का एग्जाम देते हो तो उसकी $195 की फीस है, या आप ईटीएस की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कराते हो। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये www.ets.org, इस पर क्लिक करोगे, आप टोफिल पे जाओगे, देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपको रजिस्ट्रेशन किस दिन करवानी है, उसकी भी ऑप्शन आ जाएगी। फीस आपने पे भी आपने इस वेबसाइट के थ्रू करनी होगी।
और आपको पाकिस्तान में लाहौर में टोफिल के 2 सेंटर हैं, लेकिन जीआरई का खैर एक ही है। तो टोफिल के 2 सेंटर हैं और एफसी कॉलेज में प्रोमेट्रिक सेंटर है यूएसईएफपी वालों का, वहां पर ये एग्जाम कंडक्ट होता है, आपको वहां पर जाना पड़ता है। तो अगर आपने आज अभी 2020 में दोगे तो इट इज वैलिड फॉर 2 इयर्स, तो ये 2022 तक आपका वैलिड है, ठीक है। इसमें 4 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग है, और हर सेक्शन के आपके 30 पॉइंट्स हैं, तो 120 टोटल मार्क्स हो गए। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। इसके अलावा आपने प्रेपरेशन का ये है, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। मेरी पर्सनल ये सजेशन है कि अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी यूनिवर्सिटी अकेडमी। इसमें ये होता है कि हमें बेसिक तो सब कुछ पता होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी आपकी बेहतर हो जाएगा। तो मैंने ये क्रैश कोर्स है, ये EDX वालों का, और ये सेल्फ पेज है 6 वीक्स का, सॉरी। तो ये EDX, अगर इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ये टोफिल का, तो इसका ये फ्री कोर्स है, आपने अपने आप को सिर्फ रजिस्टर कराना है, ठीक है, और आप अपनी मर्जी से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसका पेड वर्जन भी है और ये फ्री वाला वर्जन भी है। तो पेड में वो आपको ये कि आपके असाइनमेंट्स को वो एवेलुएट करके देंगे, लेकिन मेरा पर्सनली ये सजेशन है, और मैंने भी सिर्फ ये किया था। तो लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ यही कर ले तो काफी है, क्योंकि ये आपको चेक करना होगा कि आपकी इंग्लिश कहाँ पे है और आपने कितनी स्ट्रगल करनी है, ठीक है। तो अगर तो आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट करनी पड़े, मतलब कर लो, फिर प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे, मतलब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सब के लिए अलग से। फिर आपने थ्रू आउट देखना है कि इसका मतलब पैटर्न कैसा है, टोफिल का क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो मेरी पर्सनल ये सजेशन है कि आप ये क्रैश कोर्स लो, ये फ्री है, इसका आप पूरे 6 वीक्स ले लो। इसको आप 6 वीक्स को करने के बजाय आप 3 वीक्स में भी कर सकते हो, लेकिन ये आपकी मर्जी है। लेकिन 6 वीक का ही पूरा क्रैश कोर्स है, इसको आप लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन किस स्टाइल में पूछे जाएंगे। तो आई थिंक वंस यू नो द पैटर्न, आई थिंक यू आर मोर कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। और दूसरी इसमें जो सजेशन मेरी ये होगी, मेरे ख्याल है कि सभी देते हैं, कि टोफिल को जब आप रजिस्टर कराते हो, लेट सपोज आज 30th सितंबर है, यू वांट टेक इट, यू शुडंट टेक इट बिफोर अ मंथ, ठीक है। आपने 1 महीने का गैप रखना है ताकि आप उसमें सीरियसली तैयारी कर लो, ठीक है। अभी देखो नहीं, 6 वीक्स का तो तकरीबन 1.5 मंथ ये भी ले जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है, सब कुछ है, तो मेरा यही होगा कि एटलीस्ट जो है ना वो 1 मंथ का गैप दें, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और 1 महीने बाद आप टेस्ट दो। इसमें ये होगा कि आप उस वक्त तक आप रेडी हो जाओगे कि मेरी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। ये तो टॉफिल से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा मैं लाहौर में जो एफसी में प्रोमेट्रिक सेंटर है, उनमें उनके पास मॉक टेस्ट भी है। तो अगर आपको लगता है कि आपने इन पर्सन जाकर चेक करना है कि हाउ इन्वायरमेंट, और अगर आपने देखना है कि किस गूगल करोगे एफसी प्रोमेट्रिक सेंटर, PROMETRIC सेंटर है, ऐसे डिटेल बता देंगे, और फिर उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्लॉट होती हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो वो आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट करा लेंगे। उसकी कोई 500 या 1000 रुपये फीस है, मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे 500 रुपये थी, ठीक है। तो अब आपको अपडेटेड, तो ये तो सारा टॉपिक से रिलेटेड हो गया। मैं दोबारा रिपीट करूँ कि जिन लोगों का गोल है अब्रॉड स्टडीज का, तो उनको मैं प्रेफर ही करूँ कि पहले टोफिल या एड्स से, उसमें फिर ये होता है कि आप बहुत सारी जगहों पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप GRE पहले दोगे तो उसमें ये होता है कि आप शायद अप्लाई ना कर सको हर जगह पे। GRE और जो GRE सिर्फ कनाडा और US के लिए रिक्वायर्ड है टोफिल से रिलेटेड, ठीक है। और 1 महीने से पहले आप 1 महीना पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब मैं भी कर रही थी तो मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का, ठीक है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस है, फिर बाकी लोगों से भी सुन के पता चल लगता है। तो ये एक ऐसी एडवाइस है जो आपको एक बेसिक आइडियल फ्रेमवर्क में रखेगी कि आप 1 मंथ पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि फिर आप थोड़ा प्रेशर होता है कि मैंने तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चीज, जो यूएस के लिए, तो यूएस और कनाडा के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जगहों पर अगर आपके पास GRE का स्कोर है तो इट्स गुड, बिकॉज इट गिव्स एन एडवांटेज टू योर एप्लीकेशन। लेकिन यूएस और कनाडा के लिए जरूरी है, बाकी जगहों पे यू कैन कंसीडर इट एज एन ऑप्शन और नॉट अ रिक्वायरमेंट। GRE बेसिकली कि वंस यू हैव अ डिग्री 16 ईयर एजुकेशन आपके पास है, तो आपने ये GRE एग्जाम देना है, बेसिकली ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, और ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसमें इसके $205 है। इसकी भी वही वेबसाइट है, ETS.org। आप उस पर जाओगे, उसका सेपरेट से सेक्शन है GRE, उस पर जाओगे, उसी तरह आपको स्लॉट अपनी बुक करवानी पड़ती है, आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी, और इसी मतलब सेम ऑलमोस्ट प्रोसीजर वही, क्योंकि वेबसाइट वही है, वहीं पे आप पेमेंट करोगे, ठीक है। इसके 3 सेक्शन होते हैं, एनालिटिकल राइटिंग, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सबसे पहले अगर आप देखोगे, ये तकरीबन
4 घंटे का मैं कहूँगी, क्योंकि बीच में ब्रेक भी आती है, वो आपको 10 मिनट के बीच में ब्रेक भी आती है। तो इसमें आपने ये कहते हैं सबसे पहले आपके पास जो जब एग्जाम हो रहा होगा तो सबसे पहले एनालिटिकल राइटिंग, जो कि बेसिकली 2 ऐसे लिखने होते हैं आपने, एक इश्यू पर होता है और एक आर्गुमेंट होता है, ठीक है। इसके मैं लोगों को ये मशवरा देती हूँ, क्योंकि हमारी तो उसमें ये है कि आप क्या क्या कहते हैं सबसे पहले 2 ऐसे लिखने होंगे, तकरीबन अब आपका पहला घंटा उसमें स्पेंड होगा, ठीक है। उसके बाद वर्बल रीजनिंग जो कि बेसिकली इंग्लिश पे, और फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो कि मैथ्स पे। अब इसमें ना 5 सेक्शन होते हैं आपके पास, और उनमें से 4 आपके जो होंगे ना वो असेस होंगे, क्योंकि एक जगह आपके पास ऑप्शन होगी ना, लेकिन आपको पता नहीं होता जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपके पास ऑप्शन है और इसका स्कोर आपके ऐड होगा कि नहीं होगा। तो यू नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली। और इसके लिए सजेशन ये है कि एटलीस्ट 2 महीने पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हो, क्योंकि फिर हम अच्छे से तरीके से तैयारी करना शुरू करेंगे। क्योंकि एज कम्पेयर टू टॉफल, जीआरई इज ए डिफिकल्ट एग्जाम, क्योंकि जीआरई में ये मुश्किल है, सीधी सी बात है। मतलब आप इंग्लिश भी ऐसी है कि आपको लगेगा कि शायद मैंने ऐसे वो वोकैबुलरी भी ट्रेन नहीं की और इस तरह से। तो इसके जो वोकैबुलरी के लिए, जो वर्बल रीजनिंग के लिए सबसे बेसिक सा स्टेप जो आपने करना है, जो आप कहीं पे भी कर सकते हो, वो बेसिकली मगूश MAGOOSH, उसकी एक ऐप है प्ले स्टोर पे, ठीक है। मगूश फ्लैश कार्ड्स के नाम से, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसका जो अच्छा, इसमें कॉमन वर्ड्स और बेसिक वर्ड्स हैं, ठीक है, इसके सेट्स हैं। मैं आपको, चलो एनीवेज, इसको ऐप को डाउनलोड करोगे तो कॉमन वर्ड्स और बेसिक बेसिक का स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 जो है उसके सेट्स पड़े हैं, ठीक है। और तकरीबन हर सेट में 50 वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग भी होगा, उसके आपके पास सेंटेंस भी दिया होगा। तो जो बेसिक करना है, जिन लोगों को लगता है कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले उनको इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से लोग हैं उनको मैथ्स में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपने ये फ्लैश कार्ड्स पे लेना है, और आप ये कहीं भी मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये मुश्किल काम है थोड़ा सा, आई थिंक। उसके बाद मैथ्स का भी है। एनालिटिकल राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक चीज जो जरूर पता होनी चाहिए वो बेसिकली है कि पैटर्न है। तो पैटर्न इस तरह से है कि जब आप ऐसे लिखते हो कि आर्गुमेंट में, मैंने आपको पहले बताया कि दो सेक्शन होंगे, एक ऐसे होगा इशू पे, और एक आपने लिखना होगा, एक आर्गुमेंट होगा। तो बेसिकली आपने उसकी एक स्टोरी लाइन बनानी होती है कि आपने उसको इंट्रोड्यूस कराना होता है। फिर लेट्स सपोज अगर कोई आर्गुमेंट है कर रहे हो तो डिफेंड करना होगा। फिर आखिर में क्या कहते हैं, इसका फ्लो ऐसा है, स्टोरी अगर डेवलप नहीं करोगे तो वो आपके ऐसे की सेंस कंप्लीट नहीं होगी। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं आपने जो हर सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन एनालिटिकल राइटिंग के, क्योंकि हम प्रैक्टिस, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है, लेकिन जरूरत तो है। और इसका स्कोर होता है कि आपके पास उस वक्त नहीं आता एनालिटिकल राइटिंग का। उसमें होता है कि आपने एग्जाम दे लिया और फिर वो 1 या 2 हफ्तों के बाद आपका जो स्कोर PDF के फॉर्म में आपको ईमेल आएगा, या बाद में मेल भी आ जाता है, तो उसके ऊपर होगा। तो मिनिमम आपको 3.5 होना चाहिए, विच इज मतलब मिल आसानी से तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन आपको ये कि आपको स्ट्रेटेजी पता हो कि आपने कैसे लिखना है, और फिर थोड़ी सी क्योंकि वोकैबुलरी आपके पास ऑलरेडी अच्छी होगी, तो फिर आप स्टोरी पे फोकस करें। ये मगोश MAGOOSH.com। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस पे फोकस करना है, क्योंकि उस वक्त उसका स्कोर नहीं आता, लेकिन जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव का जो स्कोर होगा वो आपको उसी वक्त ही पता चल जाता है जैसे आप एग्जाम कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो इसमें 5 सेक्शंस आएंगे, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कौन से 4 सेक्शन आपके इवेल्युएट होंगे और उसका फाइनल स्कोर आपके रिजल्ट होगा, ठीक है। इसमें भी अच्छा, अब टॉफल और जीआरई का जो बेसिक थोड़ा सा आपने फॉलो करना है कि आपने सेंटर 1 घंटा पहले जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता है क्योंकि वो थोड़ी सिक्योरिटी चेक होता है, और जिन लोगों के पास इंग्लिश में जो स्मार्ट क्या कहते हैं आईडी कार्ड नहीं है, उनको भी पासपोर्ट या कोई अपना ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जहाँ से वो इंग्लिश लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन कर सकें, क्योंकि स्टूडेंट आईडी वगैरह काम नहीं करता। आपके पास आइदर यू शुड हैव अ स्मार्ट आईडी कार्ड और अ पासपोर्ट, ठीक है। तो वो आपको जरूरत होती है, और आप जब जाओगे तब भी चेक करेंगे, उसके बाद जब ब्रेक होगी उसमें भी चेक करेंगे, फिर वापस सेंटर रूम में जाओगे तब भी चेक करेंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें, लेकिन इनका ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं भी होगा। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा टू टेक दिस एग्जाम। इवन आप जब अपलोड रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तब भी आई थिंक आपको तब वहाँ पे पोस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको बाद में फर्दर रिक्वायर्ड होगा। तो ये 4 घंटे। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मैं किसी को पर्सनली मतलब किसी एक का सजेस्ट नहीं करूंगी। आई थिंक ये आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी।
कि किस तरह से आपने फिगर आउट करना है, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट लेवल होता है। लाइक कुछ लोगों को बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ता है, कुछ लोगों को मीडियम से, कुछ लोगों को एडवांस लेवल। तो इस तरह से आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको किस डायरेक्शन में और कितनी मेहनत करनी है। तो ये स्कॉलर 10 वालों का एक फेसबुक ग्रुप है। इसके अलावा भी फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आप उसको देख सकते हो। इसमें है कि वो लोग पर्सनल काउंसलिंग मतलब पर्सनल गाइडलाइन भी दे रहे होते हैं, और उनकी कुछ पेड सर्विसेज भी हैं। अगर इफ़ यू वांट टू टेक दैट तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी कोई प्रमोशनल चीज़ नहीं है ये। मतलब उनका एक पढ़ रही थी, चलो इसको बाद में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे भी बता दो। मैं चैट कहाँ से देखूंगी, कहाँ? ओके, आई गेट इट नाउ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम चैट पे लिख दें क्लियर नहीं हुआ मैंने, ओके सॉरी। अच्छा, मुझे बताओगे कोई क्वेश्चन है आपसे किसी का? तो एक क्वेश्चन ये था, कैन वी गिव टोफल एट एनी टाइम और हाँ, देयर आर सॉरी, एनी ओ स्पेसिफिक एग्जैक्टली, हाँ। डेट्स? अच्छा, टॉफिल और जीआरई के लिए कभी भी दे सकते हो। अब जो बेसिक इनका स्केड्यूल ये है कि टॉफिल का आई थिंक सैटरडे और संडे को होता है प्रोमेट्रिक सेंटर। मुझे दूसरे सेंटर का आइडिया नहीं है। जब आप ईटीएस पे जाओगे ना, ईटीएस पे आपको नजर पता चल रहा होगा कि कौन सी वेकेंट सीट्स हैं और कौन सी ऑलरेडी फिल्ड हैं। तो आप अपनी चॉइस से उसको एक तो मतलब रजिस्टर करवा सकोगे, और आप देख सकोगे। मैं उसमें आप अपनी लोकेशन बेस आप सर्च करते हो। अच्छा, ये देखो, ये जीआरई का है, ठीक है। ठीक। उसके बाद आपने फॉर टेस्ट टेकर्स पे जाओगे, रजिस्टर नाउ पे भी चले जाओ, ऐसे कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये मेरा तो लॉग इन हुआ है, लेट्स साइन अप, साइन इन। अगर ये पासवर्ड, अच्छा खैर, इसमें आप अच्छा छोड़ो इसको, आई थिंक प्रॉब्लम होगी कुछ फर्दर, हम इसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल। खैर, ये आपने ईटीएस की वेबसाइट पे जीआर पे जाओगे तो आप अपने लोकेशन डालोगे सबसे पहले, ठीक है। लाहौर का अगर सही। लिखोगे तो आपके पास सेंटर आएगा। जीआरई के लिए सिर्फ प्रोमेट्रिक सेंटर एफसी वाला है, लेकिन टोफिल के लिए दो सेंटर है। तो जब आप डालोगे तो फिर वहां पे वो वेकेंट जो सही है, शयान मिनिमम 5 रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी। हाँ जी शयान, 5 साल मिनिमम रिक्वायर्ड है आपको। जो नॉर्मल टाइम लाइन है पीएचडी की वो 5 साल की है। अच्छा। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन ये था कि हम्म। एमफिल और पीएचडी वाले जिन्होंने एमफिल कर लिया और वो पीएचडी जो है वो करना चाह रहे हैं, उनका क्या प्रोसीजर होगा हाँ यूएस देखो, में? मैंने पहले ही बताया कि आप लोग मास्टर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ। आपको डायरेक्ट अगर पीएचडी के लिए एडमिशन चाहिए तो प्रोसीजर तो वही होगा, प्रोसीजर में कहीं चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। सही। इट कैन बी एज ए प्लस व्हाइल यू अप्लाइंग, और आपकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन में एक एडवांटेज आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर बैचलर्स, ठीक है। सही। तो प्रोसीजर तो तकरीबन वही है, प्रोसीजर में कहीं कोई फर्क नहीं होगा। लाइक लेकिन बेसिकली। मैं मशवरा यही दे रही हूँ कि पीएचडी में डायरेक्ट अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपका गोल है पीएचडी करना, या क्योंकि ये है कि 5 साल आप एक तो उसमें ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल, लेकिन ये कि यहाँ पे आफ्टर 2 इयर्स आप जब आप कोर्स में कंप्लीट कर लोगे और कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर लोगे, तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हो मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है। सही। तो बाय द एंड ऑफ 5 इयर्स आपके पास एक मास्टर डिग्री भी होगी और पीएचडी डिग्री भी होगी। तो मैं इसलिए स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लो। 2 साल जो आप पाकिस्तान या कहीं और पे मास्टर्स में लगाओगे, उससे बेहतर है कि आप 5 साल लगाओ, पीएचडी कर लो और 2 डिग्रीज भी आ जाएंगी। बेसिकली हफ्सा का जो है वो पॉइंट ये है कि मे भी शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं हो कि बैचलर्स के बाद आप यूएस में स्पेसिफिकली आप डायरेक्ट हाँ, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते और हैं, 2 यूएस और साल के कनाडा बाद, दोनों। या हाँ। यूएस और कनाडा, ये 2 हम्म। कंट्रीज़ ऐसी हैं कि अगर आपको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 साल बाद 5 साल की पीएचडी होगी वहाँ पर, और पहले 2 सालों के बाद आप मास्टर्स की जो है वो डिग्री के लिए भी जो है वो यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं। मास्टर्स का मैं तो इसलिए मतलब अगर आप करना चाहते हो इट्स गुड, लेकिन मसला ये है कि मास्टर्स के लिए फंडिंग थोड़ा मुश्किल होता है, आपको डायरेक्ट सही। फंडिंग लेना भी। और इवन के अगर आप, मैं बाकी जो फर्दर आगे बात करूंगी, उसमें जो मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स है ना वो बहुत कम है। और अदरवाइज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू स्टडी बाय योरसेल्फ, लाइक सेल्फ पे तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा फोकस उस साइड पे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ सही। पीएचडी सही। करना चाहिए, मैं आपको सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स सिखा रही हूँ कि ये फायदा है, ये एडवांटेजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स होंगी।
सही। लेकिन आई मीन इफ लेकिन कुछ लोग सिक्योर कर भी लेते हैं, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जो मास्टर्स के लिए फंड करती हैं, तो मतलब दोस्त कैन बी एन ऑप्शन, बट लेकिन यूएस यूजुअली पीएचडी के लिए ज्यादा ऑप्शन है फंडिंग के लिहाज से, अगर आप देख रहे हैं स्कॉलरशिप के लिहाज से। अच्छा, ये जीआरई और टॉफिल के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, फिर मैं आगे फर्दर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, बताओ। मैम क्वेश्चन ये है कि मतलब कि आइट्स जो है कि वो वहाँ पे अगर आइट्स किया जाए तो वो नहीं चलेगा, वहाँ वो नहीं चल चलेगा। जाएगा, वो भी चल जाता है, चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपका गोल है यूएस और कनाडा का, तो फिर टोफल दे लो, बेहतर है। उसमें फिर ये कि मतलब सारी यूनिवर्सिटीज वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में कहीं पे प्रॉब्लम होगा जो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि अगर आपका, लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत सारी यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत सारी जगहों पे टोफल एक्सेप्ट हो जाता है। तो इट्स आई मीन इट्स ऑल अबाउट चॉइस। और थोड़ा सा ये भी देखना होता है, एक और जो चीज मेंशन ये करनी है कि टोफल में सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। यू विल नॉट इंटरेक्ट विद द ह्यूमन बॉडी, विद ह्यूमन पर्सन, क्योंकि उसमें यह है कि आपको कहीं पे भी किसी बंदे से, लाइक जब स्पीकिंग का टेस्ट होगा तो आपने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करवानी होगी। इट्स ऑल कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन अगर कुछ लोगों को होता है कि हम कंप्यूटर से, लाइक वहाँ पे हम नहीं बोल सकेंगे कि अगर कोई इंसान नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड करने में मसला है, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि उनके लिए आइट्स बेहतर ऑप्शन है। मतलब क्योंकि वहाँ पे आपने एक ह्यूमन बीइंग के सामने बोलना होगा, तो फिर आपकी वोट वहाँ पे एवेल्युएट होगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइसेस के आपने कैसे देखना है। ठीक है मैम, बेसिक थैंक यू। डिफरेंस आई थिंक मेरे लिए बड़ा बेसिक, मतलब मेरे लिए जब मैंने ये चूज करना था तो मैंने कहा अच्छा, मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर बेस ज्यादा इजी हो जाएगा, तो मैंने इस हिसाब से। अच्छा, आपसे एक और कंसर्न ये होता है कि स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए क्या सीजीपीए का कोई क्राइटेरिया होता है, हाँ, या सीजीपीए तो मैं भूल ही गई हूँ। तो ये अच्छा, काफी मेजर सीजीपीए कंसर्न वाला, रहता है। हाँ सीजीपीए वाला देखो, चलो अभी रेज्यूमे पर आते हैं, फिर उस सीजीपीए वाले को भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह का होना चाहिए। चलिए मैं ठीक आगे है। रेज्यूमे वाले में है, लेकिन उसको सिर्फ लिंक दिया, लेकिन उसको देखते हैं फिर आगे। अच्छा, लेट मी राइट इट। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि अब आपके पास, क्योंकि दोनों टेस्ट हो गए आपके, आपका स्कोर आ गया। अच्छा, स्कोर कितना होना चाहिए ये भी डिस्कशन होनी चाहिए हमारी। टोफिल में जो मिनिमम अच्छा स्कोर है वो 90, ठीक है। 120 आपका टोटल होगा, तो 90 प्लस अगर आपका स्कोर है देन यू आर इन अ सेफ जोन। 100 प्लस इज लाइक अ वेरी गुड स्कोर, लेकिन 90 जो आपका सेफ जोन है, 90 प्लस या 90। जीआरई में आई वुड रिकमेंड के इट शुड बी मोर देन 300, 310। इसमें 340 का टोटल होता है। तो जो आपका बेसिक स्कोर होता है, आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी समझाना। बहरहाल जीआरई में आपका जो टारगेट है वो आई थिंक 300 प्लस होना, 310 प्लस होना चाहिए, तब आप आई थिंक सेफ जोन में। सही। अच्छा, उसके आपसे बाद हाँ, एक क्वेश्चन ये होता है कि आइल्स, जीआरई, टोफल, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने ये तीनों लफ्ज जो है ना पहले नहीं सुने होते, तो इन तीनों एग्जाम्स में मेजर बेसिक डिफरेंस क्या होगा? आइल्स का, जीआरई का और टोफल, इन तीनों का जो है बेसिक डिफरेंस क्या होगा? कि एक हाँ आई थिंक मैंने शुरू में क्लियर किया कि अगर आपने, आई थिंक टोफल ज्यादा एक्सेप्टेड है यूएस और कनाडा वाली साइड पे, लेकिन बाकी जगहों पे आइल्स है। और फिर थोड़ा सा ये इमिग्रेशन प्रोसीजर्स में भी आइल्स ज्यादा रिकमेंडेड होता है, आई थिंक जिन लोगों का इमिग्रेशन का प्रोसेस है उस तरह से। तो जो, लेकिन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आई थिंक टोफल ज्यादा रिकमेंडेड होता है। लेकिन सही। अगर आप कंट्री वाइज फोकस करो तो फिर टोफल यहाँ यूएस और कनाडा के लिए और बाकी जगहों पे फिर आइल्स, इस तरह से थोड़ा सा इनमें है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेसिक डिफरेंस आपने ये देखना है कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं हर जगह अप्लाई कर सकूं, और तो फिर आप आइल्स से लो बेशक। और अगर आपका मेन फोकस यूएस की तरफ है तो फिर आप टोफल लो, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आइल्स एक्सेप्ट नहीं भी करती, तो फिर आपके लिए सेफ जोन ये है कि आप टोफल ले लो। और हाँ, फीस का भी मैंने बताना भूल, जो आइल्स है वो थोड़ा सा महंगा है, लाइक 4-5 हज़ार पे थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू टोफल के। तो या बी इकोनॉमिकल। या क्योंकि आई मैंने थिंक भी ट्राई अच्छा, किया हुआ है। हाँ बताएं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो तीन क्वेश्चंस थे, तो अच्छा, मैं बता देता हूँ, तो वक्तन ना लेकिन उनके एक जवाब मिनट दे। मुझे मेरे पास
टैब नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा बताओ, अगर इनसे अच्छा रिलेटेड पहला, क्वेश्चन है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जी हम। जी 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 बिल्कुल। अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि आइल्स में जो मिनिमम बैंड्स हैं वो, हाँ देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी तो आइल्स मैंने नहीं दिया हुआ, ठीक है। और टोफिल का मैंने आपको बता दिया कि इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी इन अ सेफ जोन देन इट शुड बी मोर देन 90 और एटलीस्ट 90। बाकी बहुत जो, अगर हम मिडिल टियर की बात करें तो वहाँ पे 80 प्लस या 70 प्लस इज फाइन एज वेल। लेकिन यह है कि अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो देन यू शुड हैव 90 प्लस स्कोर इन टोफिल, ठीक है। किसने सवाल पूछा था, मुझे पता नहीं चला, सॉरी। अच्छा, इसमें कोई और क्वेश्चन है किसी का टोफिल या जीआरई से रिलेटेड? चैट देख लो। अब सर मेरा क्वेश्चन है जी जी। अब सर मैंने पूछना था कि जीआरई इज लाइक ओनली वैलिड फॉर जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप आती है, उसके अलावा भी उस है वैलिड जीआरई? नहीं नहीं नहीं, अगर आपका मास्टर्स या पीएचडी के लिए आप गोल कर रहे हो तो आपको जीआरई रिक्वायर्ड है। बहुत बुरी, मतलब बुरी तो नहीं कहना चाहिए, लाइक बहुत जो लो टियर की यूनिवर्सिटीज हैं शायद वहाँ पे I mean they will waived off, but usually ऐसा नहीं है। You must have it like GRE अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी के लिए गोल कर रहे हो, either you are going for Fulbright, for direct admission या किसी भी स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हो तो आपको जरूरत है। और मैं आपको फिर ये बता रही थी कि अगर आप चाइना या इवन ऑस्ट्रेलिया वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास ये एडवांटेज होगा आपके एप्लीकेशन में, अगर आपका स्कोर भी ठीक है और आपने जीआरई भी दिया हुआ तो ये एक्स्ट्रा प्लस होगा। I mean it's not required there but it's like a plus for you. जर्मनी के लिए भी वैलिड है जीआरई या उसके डिफरेंट I क्राइटेरिया hate है? it for some universities, like for top tier universities in GRE, sorry, in Germany, they also required it, but उसमें थोड़ा सा ये फर्क आ जाता है। जो मैं जीआरई की बात कर रही हूँ और जो यूएस और इधर कनाडा के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको जीआरई जनरल देना होगा, ठीक है। इसमें भी दो आगे फर्दर आगे आपने जीआरई सब्जेक्ट नहीं देना। लाइक अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से थी, फिर सीएस वाला मेजर था, तो फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन रहती नहीं है ऐसे सब्जेक्ट वाइज। तो हम लोगों को, जो मैं बात कर रही हूँ, आपने जीआरई जनरल देना है, इट्स फाइन, आई मीन इट विल वर्क फॉर यू। जीआरई सब्जेक्ट आई थिंक वो फिर शायद पोस्ट डॉक और जर्मनी में कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं कि आपको, आपके पास जो है वो जीआरई सब्जेक्ट हो, लेकिन आपने बस जनरल देना है तो आई थिंक जनरल दे लोगे तो काम हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा सॉरी मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो आइल्स जो है वो उसके लिए कितने बैंड्स चाहिए होंगे पीएचडी के लिए यूएस में ना, मिनिमम बैंड्स जो हैं, क्योंकि जो स्कॉलरशिप्स में ज़्यादातर मिनिमम 6 ओवरऑल 6 बैंड्स होते हैं, तो वो यूएस के हवाले से और यूएस में भी पीएचडी के हवाले से उसमें आई क्या थिंक मतलब कितने बैंड्स होंगे? अगर हम ये ओवरऑल देखें तो आई थिंक 6.5 मिनिमम है फॉर अ स्टूडेंट। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये था जो जीआरई के लिए आपने वोकेबलरीज की ऐप बताई थी ना, तो उसमें 2 ऐप्स हैं मगूश की हैं दोनों, एक में 1000 वर्ड्स हैं और एक में 1200 वर्ड्स हैं, लेकिन उनकी जो अच्छा लिंकिंग का हाँ मुझे क्राइटेरिया समझ, वो डिफरेंट है। अच्छा मैं ऐप्स की तरफ, मेरा ख्याल है कि एक है लेकिन मैं मतलब अगर आप जो पहली ऑप्शन आई थिंक वही आपके पास बेस्ट है, उसी उसी को डाउनलोड कर लो। उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें आगे कॉमन वर्ड्स और बेसिक वर्ड्स और एडवांस वर्ड्स के सेट्स हैं, 6 सेट्स हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज फ्रॉम एडवांस सेट्स क्योंकि वो बहुत मुश्किल है और यूजुअली वो नहीं आते। जो सब रिकमेंड भी यही करते हैं कि आप बेसिक और आपके पास जो कॉमन वाले सेट्स हैं, 5 या 6 सेट्स उसके हैं, और मतलब 5 या 6 कॉमन के हैं, 5 और 6 जो हैं वो आपके पास बेसिक के हैं। तो अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो आई थिंक यू विल बी फाइन। आई मीन यू विल गेट अ गुड स्कोर स्पेशली इन वर्बल सेक्शन। चलें ठीक है। अच्छा, और बाकी 2 मेरे क्वेश्चंस वो फर्दर आप आगे जाएंगी तो उससे रिलेटेड है, अच्छा लेकिन ठीक है, मैं कर देता हूँ ताकि आप नहीं नहीं नहीं, उनको आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। अच्छा ठीक है सॉरी कोई इफ यू बात डोंट माइंड क्योंकि नहीं, फिर नहीं कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। हम वो फिर ये कि सब बाकी ऑडियंस का भी इस तरह से नहीं हो। जी जी, नो इश्यूज नो इश्यूज, अच्छा, थैंक यू सो मच। किसी और का सवाल है तो पूछ लें टोफिल और जीआरई से। इसकी बता दी डिफरेंस, कुड यू रिपीट द बिट वेयर यू एक्सप्लेन अबाउट गेटिंग मास्टर्स डिग्री आफ्टर पीएचडी? व्हाट, आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट भाई। मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अच्छा ओके, एनीवन
Can please repeat the recommended apps? Okay. मगूश की सिर्फ फ्लैश कार्ड्स के लिए, क्योंकि वो हम इसलिए सब रिकमेंड करते हैं क्योंकि आप कहीं पे भी उसको प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा खासा होता है और उसमें ये होता है कि यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप एक दफा सेट प्रिपेयर करोगे ना और आपको लगेगा कि 10 दिन बाद आपको फिर याद होगा, किसी को याद नहीं होते, तो यू नीड अ लॉट ऑफ रिविजन्स। क्योंकि सबसे मसला ये नहीं है कि वहां पे आपको ये आएगा कि ये लफ्ज है और इसका मीनिंग बता दें। आई थिंक उसका सिर्फ 4 या 5 से क्वेश्चन है जो आपको इस तरह से आएंगे, लेकिन बाकी पूरे एग्जाम में आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। आपको सेंटेंस कंप्लीशन की आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, इसके अलावा आई थिंक हाँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, इस तरह के सवाल होंगे। तो वहां पर आपने उन लफ्जों के मतलब मीनिंग को अप्लाई करना होगा। आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप जो अगर हम देखें, जो जनरल आपको मैं आइडिया बता दूं, मैंने पहले बताया कि मास्टर की स्कॉलरशिप लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू पीएचडी, क्योंकि पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो ट्यूशन फी है बेसिक, ठीक है, वो वेव्ड ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद लाइक उसमें 3 कैटेगरी से मैं आगे बताती हूँ किस तरह वेव्ड ऑफ होता है। और उसके बाद ये कि फिर बाकी आपको देखो फिर अपने लिविंग अलाउंस, आप लिविंग के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। फिर आपने एक मिसलिनियस फी होगी तकरीबन, मतलब आई एम पेइंग $1000, तो वो $1000 आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ये कि फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे होने चाहिए। तो अब वो कैसे सारे मैनेज होंगे। तो जब आपके पास सबसे पहली ऑप्शन जो है वो फुल ब्राइट की, अच्छा मैं बहुत तेज से नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ मुझे लग रहा है। इट्स फाइन। नहीं इट्स फाइन, चलो ठीक है। अच्छा फुल ब्राइट में सबसे पहले अब ये मैंने USEF का यहाँ पे लिंक दे दिया, usefpakistan.org लिखोगे गूगल पे तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। आजकल तो क्लोज है प्रोग्राम, लेकिन यूजुअली दे विल ओपन इट बाय फरवरी और बाय द एंड ऑफ जनवरी, और यूजुअली इनकी जो डेडलाइन होती है एप्लीकेशन की वो मई की होती है, ठीक है। तो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है मई तक, ठीक है। और उसमें आपके पास GRE का स्कोर मस्त होना चाहिए, ठीक है। जो फुल ब्राइट के बेसिकली इस तरह की पॉलिसी है कि आप जब मई में डेडलाइन है तो उस डेडलाइन तक आपके पास GRE का स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात जो मैं भूल गई, सॉरी, हम वापस आना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने ये टोफिल और GRE का एग्जाम दिया, ठीक है। जो टोफिल का एग्जाम है उसमें आपने ना वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। आपने 24 आवर्स पहले आपने जिन जिन यूनिवर्सिटीज को अपना स्कोर भेजना है, ठीक है, उधर आपने वो डाटा डालना होगा कि मेरी ये यूनिवर्सिटीज है और इनको मेरा स्कोर चला जाए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को आपका स्कोर फॉरवर्ड हो जाएगा। यू डोंट नीड टू लाइक कि आपने एक्स्ट्रा कोई आप डाउनलोड करोगे और अपने एप्लीकेशन के साथ लगाओगे, इस तरह का सीन नहीं होता। इनका जो स्कोर होता है टोफिल या GRE का, ये आपको मतलब ETS के थ्रू भिजवाना होता है। और आपने टोफिल के लिए आपको 24 आवर्स पहले आपने वेबसाइट पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपका अकाउंट बना है, वहाँ पर आपने उन यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है उनका नाम देना है। टोफिल में आप 3 यूनिवर्सिटीज जगहों पर मतलब अपना अपना स्कोर भेज सकते हो, और GRE में आप 4 जगहों पर, ठीक है। अब इनका अब भेजना कैसे, लाइक अगर आपको यूनिवर्सिटी पता है, ठीक है, तो उनका एक 4 डिजिट कोड होता है, ठीक है। वो आपने अब जब डेटाबेस में डालोगे, सर्च करोगे तो वो यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी का नाम भी डालोगे तो भी वहाँ पे कोड आ जाता है। तो फिर आपका ये कि वो आपका स्कोर जैसे ही आप एग्जाम दोगे टोफिल का, तो वो आपका स्कोर वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा लाइक विद इन 2 वीक्स, ठीक है। GRE का ये है कि GRE का आप जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन आप वो 4 यूनिवर्सिटीज का बाय द एंड ऑफ एग्जाम आप मतलब बता सकते हो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी को अपना स्कोर भेजना है। तो वहाँ पे जो आपको भी सब फैसिलिटेटर होंगे, लाइक जो भी वहाँ पे हेल्प आउट कर रहे होंगे, तो वो आपका वो कोड लेकर या आपका यूनिवर्सिटी का नाम लेकर आपका जो है ना वो डाटा में डाल आपके वहाँ पे डाल देंगे फॉर्म में। और उसके बाद ये कि आपका स्कोर वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मसला ये है कि नहीं करोगे, तो मुझे GRE का याद है कि आपको $27 हर दफा आपको पे करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज मैंने 4 यूनिवर्सिटीज को भेज दिया, अब मैंने 5वीं को भेजना है, ठीक है। तो 5वीं को भेजने के लिए मैंने अपना स्कोर, मुझे $27 स्पेंड करने पड़ेंगे। और वो वही बात है कि मुझे फिर ETS के थ्रू रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ETS को पे करना पड़ेगा, एंड देन ETS विल फॉरवर्ड माय स्कोर टू दैट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपको पता होना चाहिए और आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए कि मैंने फला यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। और क्योंकि फिर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी $205 $195 स्पेंड कर चुके होगे।
तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर लो कि मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, और टोफिल के लिए 24 आवर्स पहले और जीआरई के लिए बाय द एग्जाम डे या एग्जाम बाय द एंड ऑफ एग्जाम आपने बताना होगा कि मैंने अपना स्कोर कहाँ भेजना है, तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जब जैसे कि 5 साल के लिए वैलिड है, तो आपने 3 साल बाद किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, तो आप फिर वही स्कोर लाइक अब जैसे मैंने $27 पे किया था, मुझे नहीं पता कि रिसेंट रेट्स क्या चल रहे हैं, तो ये कि आपको फिर वो एक फी पे करोगे और फिर वो आपका स्कोर जो है वो जिस यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया वहाँ पे वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। क्योंकि ये नहीं होगा कि आप पीडीएफ अटैच करोगे और अपनी फाइल के अपनी एप्लीकेशन के साथ, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक ETS का, तो उसी के थ्रू आपकी स्कोर जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात थी क्योंकि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं और फिर बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। एक वो ये होता है कि जो प्रोमेट्रिक सेंटर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, दे विल आल्सो हेल्प यू। अगर आपको नहीं पता तो दे जनरली सेंड इट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बट इट्स बेटर कि आज हाँ आप गोल कर रहे हो वहाँ पे आप उनको फॉरवर्ड कर दो तो वो ज्यादा बेहतर है। वो इट्स 847 ऑलरेडी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप से मैं बात करती थी कि सबसे पहले हमारे पास USEFP का है, और मैंने उनकी टाइमलाइन आपको बता दी कि बाय द एंड ऑफ जनवरी या फरवरी इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है और इट विल बी क्लोज बाय मई, और आपको अगस्त से सितंबर के स्टार्ट में आपको इंटरव्यूज कॉल आना शुरू हो जाती हैं। उसके पहले फिर उनका फिर इंटरव्यूज होते हैं, और जैसे ही जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर वो कहते हैं कि नाउ यू हैव टू अपेयर फॉर टोफिल एग्जाम, क्योंकि GRE आपने पहले दिया होता है। मतलब इनकी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी है, लेकिन ऐसे ही है। GRE आपने पहले दिया होगा लेकिन टोफिल नहीं दिया होगा, तो उसमें फिर यह है कि आप अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो फिर आपने टोफिल देना होगा विद इन 1 मंथ आई गेस। आपने इवन इस दफा ऐसा हुआ था लाइक लास्ट टाइम मुझे जब याद है कि उन्होंने कहा था कि आप अपना जब इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो तो आपके पास आपने बुक करवाया हो, इस तरह से भी होता है। लाइक टोफिल के लिए आपके पास आपको पता होगा किस दिन आप टोफिल के लिए अपेयर हो रहे हो, तो बेसिकली आपको देने दोनों ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक ये फाइनल अक्टूबर के नंबर में आपको फाइनल डिसीजन दे देते हैं कि आइदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, और उसके बाद फिर आपकी जो फर्दर प्रोसीजर होता है स्टार्ट होता है। सेकंड ऑप्शन है जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का है, और मैं भी उन्हीं के प्रोग्राम पर उस वक्त US पाक नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप। तो अगर हम देखे जाए तो इनकी नेचर बिल्कुल सेम है, लाइक फुल ब्राइट और इसकी फुल ब्राइट का थोड़ा सा कम्पिटेटिव प्रोग्राम लाइक प्रोसीजर है, लाइक दे टेक इंटरव्यूज और उसके बाद फाइनल डिसीजंस। लेकिन HSC में थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो, हमारे टाइम पे ये ओपन था थ्रू आउट द ईयर, लेकिन अब आई थिंक इनकी डेडलाइन होती है फरवरी तक। अब अप्लाई करते हो उसके बाद दे विल सेंड योर डाटा, लाइक दे विल सेंड योर एप्लीकेशन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, लाइक जहाँ पे इनका बॉन्ड है, लाइक जहाँ पे इनका लाइक जहाँ पे ये लोग रेफर करें जिन यूनिवर्सिटीज के साथ ये लोग बॉन्ड में, तो वो ये लोग उनको फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद जहाँ से यूनिवर्सिटीज आप उनको रिस्पॉन्स करते हैं कि ठीक है नाउ स्टूडेंट कैन अप्लाई टू अवर यूनिवर्सिटीज, लाइक एक इनिशियल सिक्योरिटी होती है और उसके बाद फिर सेकंड प्रोसीजर है, फिर आपने उन यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। उसमें फिर ये होता है कि उसमें फायदा ये है कि आपको फी नहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप HSC के प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर रहे हो तो आपको फी वेव्ड ऑफ हो जाएगी उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की। और HSC US फुल ब्राइट में ये है कि आप प्रेफरेंसेस देते हो, बट मुश्किल ही होता है कि वो प्रेफरेंसेस पूरी हो, सीधी सी बात है। तो आपके जो GRE का स्कोर और आपकी बाकी प्रोफाइल होती है ना, उसकी बेस पर फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट करते हैं। और HSC में ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज के साथ इनका बॉन्ड है तो वहाँ पे भेजेंगे आपका एप्लीकेशन। वहाँ से अगर आपकी इनिशियल सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, और फिर उसके बाद आपका बाकी फर्दर प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जो तीसरी ऑप्शन ये, अच्छा मैं इसको तीसरी ऑप्शन पे कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तीसरी ऑप्शन आपके पास है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है। जिन लोगों का प्लान है कि बाद में सेटल होना है यहाँ पर या जॉब करनी है, उनके लिए तीसरी ऑप्शन है। पहली दो ऑप्शन उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उनके लिए बिल्कुल ऑप्शन पहली दो इसलिए नहीं है क्योंकि पहली दो ऑप्शन होती है J1 वीजा पे। डिफरेंट कैटेगरीज है वीजा की, तो J1 वीजा या मतलब HSC के थ्रू जब आप आते हो या फुल ब्राइट के थ्रू आते हो तो आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ लाइक फुल ब्राइट में तो आप बॉन्ड में होते हैं ना एम्बेसी के साथ कि आपने यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। लेट्स सपोज मास्टर्स के लिए आए हो, 2 साल US में रहे हो तो 2 साल आपने पाकिस्तान अपना होगा। PhD के लिए 5 साल के यहाँ पर हो तो PhD आपने 5 साल पाकिस्तान के जाकर आपने रहना होगा। HSC की थोड़ी सी पॉलिसी इस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात तो ये एक तो सिर्फ PhD के लिए फंडिंग देते हैं। दूसरी बात ये कि आपने फिर 5 साल जाके जॉब करनी होगी, उसमें फिर मतलब प्लेसमेंट में मदद करेंगे थोड़ी सी, बट ये है कि इसमें उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है।
तो और इनका बॉन्ड होगा दोनों का, फुल ब्राइट का भी और HEC का भी, कि आपने आप हाँ गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड में हो कि आपने वापस आना है और आपने सर्व करना है। लेकिन जो तीसरी ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बाद में प्लान किया कि हमने रहना है, ये काम से हम जो भी सीन है। और उसमें भी ये होता है कि दो ऑप्शन है इसमें भी। इसमें दो ऑप्शन इस तरह से हैं कि आप या तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्लाई करोगे, ठीक है, जो कि मतलब करना तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ही होता है, लेकिन उसमें फिर दूसरी ऑप्शन होती है कि आप प्रोफेसर के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आई थिंक विच इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि प्रोफेसर के पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी ना, लेकिन यूनिवर्सिटीज के पास ज्यादा नंबर होते हैं, लाइक स्लॉट्स हैं उनके पास। तो यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हो तो यू वर्क हियर एज अ GTA, लाइक ग्रेजुएट टीचर असिस्टेंट। तो उसमें आपको फिर यहाँ पे लाइक मतलब आपको 20 आवर्स आपको पर वीक जो जॉब करनी पड़ेगी, लाइक किसी क्लास को पढ़ा रहे होगे या एग्जाम्स क्रिएट कर रहे होगे, तो इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो प्रोफेसर के साथ जो होता है उसको GRA, जो कि ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट है, इसमें फिर आपको एक ज्यादा वो रिसर्च की तरफ फोकस होगा। तो ये थोड़ा सा अवेल करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू GTA, बट आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी रैंकिंग और एनीथिंग एज वेल। तो उसमें ये होता है कि आपको ये मंथली स्टाइपेंड देंगे सिर्फ, ठीक है, तो वो आपका मंथली एक सैलरी आ रही होती है वैसे, और ट्रैवल अलाउंस वगैरह नहीं होगा, वीजा की पेमेंट आपको वीजा फी वगैरह खुद पे करनी पड़ेगी, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको उसमें स्टाइपेंड से निकालना। तो बेसिकली ये जो थोड़ा सा ये होता है कि आपको लिमिटेड पैसे होते हैं इसमें, लेकिन ये कि फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लाइक यू कैन स्टे हियर लेटर ऑन, और यहाँ पे जॉब मिल जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन पहली दो ऑप्शन में ये है कि आपको पास खर्चे तो सारे मिलते, पैसे तो आराम से पूरे हो रहे होते हैं, लाइक आपके पास सारी चीजें आपको लाइक दे प्रोवाइडिंग, क्योंकि आपके पास वीजा फी जो होती है वो उसमें फुल ब्राइट वाले पे करते हैं, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, फिर एनुअल अलाउंस भी होता है, सेम HEC का भी है, लेकिन HEC जो है वो वीजा की फी नहीं पे करता, ठीक है। बाकी तकरीबन इनका मतलब फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं आप ये कह लो, लेकिन इसमें आपको वैसे ये है कि सिर्फ मंथली स्टाइपेंड होगा, और उसमें आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं आपने खुद मैनेज करनी होंगी। तो ये दो बेसिक चीज़ होंगी। और जो अगर आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, या अगर आप प्रोफेसर के लाइक GRA के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यू ऑल्सो नीड टू पे सम मनी, यू ऑल्सो नीड टू स्पेंड सम मनी, के आपने जो एप्लीकेशन होगी उसको भी लिए भी कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये थोड़ा सा सेफ साइड है एज कम्पेयर लाइक जिन लोगों का पाकिस्तान वापस जाने का प्लान ना हो इस तरह से। तो अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सबकी हो गई होगी ना। इधर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर उसके बाद मैं फर्दर कंटिन्यू करती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है और ये सारी चीजें। अस्सलाम वालेकुम। I want to question कि जो HEC है वो PhD लाइक डायरेक्ट PhD के लिए सपोर्ट करती है? वो डायरेक्ट नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब आपको वो बॉन्ड में होंगे आपका। अगर हाँ, HEC का एक और क्लॉज ये है कि अगर आपके पास एडमिशन आपका हो गया किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और आपको यूनिवर्सिटी फंडिंग नहीं दे रही, क्योंकि ये भी सीन होता है, ऐसा नहीं होता कि हर दफा वो आपको मतलब GRA GTA लग जाओगे। तो उसमें ये होता है कि आप HEC को कहो कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, नाउ आई नीड फंडिंग, तो फिर वो ये है कि आप बॉन्ड साइन करोगे उनके साथ एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू मनी। तो HEC का मास्टर्स के लिए है ही नहीं। फुल ब्राइट के लिए फुल ब्राइट में दोनों चीजें हैं, आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फुल ब्राइट में यह है कि आप अगर मास्टर्स के लिए कर PhD के लिए कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन फुल HEC की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही डायरेक्ट एडमिशन की रिक्वायरमेंट, और ना ही अगर आप मतलब जनरली US के एजुकेशन मॉडल में यू डोंट नीड मास्टर डिग्री टू अप्लाई इन PhD प्रोग्राम। किसी और का कोई सवाल? मैम अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीफ दे रही है मतलब फॉरेन स्टडी के लिए, तो उसको भी HEC या मतलब कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं? आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे तो मेरा ख्याल है HEC पे वेरी नाइसली एज वेल। तो आई थिंक मुझे नहीं पता कि किस तरह आप कह रहे हो कि सपोर्ट कर रही है, कि क्योंकि देखो आई मीन इट्स डिफरेंट। अगर वो आपको सैलरी दे रही है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, सपोज कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सैलरी इतनी काफी नहीं होती यहाँ पे कि आप अपना यहाँ पे मैनेज कर सको। आई डोंट नो लाइक आपका सवाल किस डायरेक्शन में, लेकिन आई थिंक हाँ HEC की अगर आप फंडिंग की बात करें तो वो देंगे आपको। हाँ मतलब इफ यू अप्लाई फॉर इन द प्रोग्राम यू कैन यू विल गेट इट। मैम असल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज फ्रीज हो जाती हैं 2-3 साल के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन। अच्छा हाँ, अब
अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे नहीं पता, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर रही होती है पॉलिसी। उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो आपको स्टडी लीव देते हैं कि नहीं, पेड स्टडी लीव। अगर वो दे रहे हैं तो फिर तो आपको मिलती रहेगी सैलरी, और अगर नहीं, कुछ लोग को है, लाइक मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं जिनकी पेड स्टडी लीव है, तो उनको वहाँ पे जो सैलरी है वो भी मिल रही होती है और बाकी एजेंसी की तरफ से पैसे भी मिल रहे हैं। तो हाँ मैम, सैलरी तो मिलती है पर वो फ्रीज कर देते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सैलरी फ्रीज कर दे। 2 साल के अगर रिलीफ दिए या 3 साल का रिलीफ दिया तो उनकी वो सैलरी 2-3 साल के लिए फ्रीज कर देते हैं, तो वो 2-3 साल के बाद। मैंने कभी कहा नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे, तो मुझे इतना नहीं, लेकिन मेरे साथ एक मतलब है फीमेल, फैसलाबाद से, उनका है, लेकिन उनके साथ भी आई थिंक ये रिसेंट प्रॉब्लम हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ है, पहले नहीं था, 1 साल उनका ठीक रहा है। बट आई थिंक ये थोड़ा सा मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता उसके डिटेल्स, ये आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा। इस केस में कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी, क्योंकि आप स्टडी लीव पे आप आ गए हो, ठीक है, आपकी स्टडी लीव अप्रूव हो गई है और अब आप कहीं पे भी पाकिस्तान से बाहर पढ़ने आ गए हो, तो ऐसा होता है कि शुरू में आपको सैलरीज पे कर रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे फ्रीज इट समथिंग, आई डोंट नो, मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता उसकी। तो ये उन लोगों की टेंशन है जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, जिनके पास नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? हसनैन, मैंने बताया तो है कि 2 स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन है, तीसरी भी ऑप्शन है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें आपको लाइक मंथली सैलरी मिल रही होगी, और 2 ऑप्शन मैंने आपको फुल फंडेड बता दी, और एक ऑप्शन मैंने बता दी कि वो फुल फंडेड तो नहीं है, लेकिन आई थिंक लॉन्ग रन में वो बेहतर है। कौन सी गाइस, इफ यू फील के कोई चीज़ आप लोगों से मिसिंग हो रही है या आप लोगों को शायद अभी फॉर द टाइम समझ नहीं आ रही, फर्स्ट टाइम होगा, तो ये सेशन जो है ये लाइव पेज पे अवेलेबल होगा, तो आप इसको रिपीटेडली जो है ना वो आगे पीछे करके जहाँ पे ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी समझ ना होती आ है कि रही हम है स्टडी करें और तो वहाँ आपको जो है वो देख सकते हैं। ये अब जवाब आपका क्वेश्चन जो है ना, उसमें मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आपने पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप स्कॉलरशिप ले रहे होते हैं ना तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। आप यू नीड टू मेंटेन लाइक अ थ्रेशोल्ड ऑफ ग्रेड्स एज वेल। और इसके अलावा मैं कभी मशवरा नहीं दूंगी कि भाई आप पैसे कमाने लग जाए यहाँ पर, मतलब समझ में यू कैन, हाँ, मतलब पीपल गो फॉर इंटर्नशिप्स और वो पेड होती हैं, और आप करना चाहो तो ठीक है। लाइक अच्छा, एक और भी बात है, J1 जो वीजा होता है, जो फुल ब्राइट और यूएससीएफ जो फुल ब्राइट और एचईसी की स्कॉलरशिप पे हम लोग जैसे आए हैं, तो हमारा ये कि वी कैन ओनली अलाउड टू वर्क ऑन कैंपस फॉर 20 आवर्स, ठीक है। अगर हम कहीं इधर उधर करेंगे तो वो इलीगल है। दूसरी बात, जो F1 के लिए, हाँ, उसके लिए थोड़ी सी लाइक ओपन चॉइसेस हैं, लेकिन ये है कि पीएचडी में आई थिंक यू डोंट हैव एनफ टाइम कि आप इधर उधर काम भी कर लो। हाँ, इंटर्नशिप्स करो, वो आपका फायदा भी है, बिकॉज आपके पास ये 5 साल आपने पीएचडी भी कर रहे होते हो और अपनी प्रोफाइल भी बना रहे होते हैं, ये दोनों काम आपने साथ करने होते हैं। तो इंटर्नशिप्स करो, लेक्चरशिप्स की जॉब भी अगर कुछ समझ में मिल जाती है तो वो भी ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है? हफ्सा, एक क्वेश्चन ये है कि हमें लाइक एक तो चले स्कॉलरशिप का आपने बता दिया, वो तो काफ़ी गाइडलाइन हमें मिल जाती है सोशल मीडिया के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए, तो अब मैं ये जो एजेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पर जो कि सो कॉल्ड कहने के वो एफसी में या रॉयल बॉन्ड में या, और समझ रही, तो वो सारे सेमिनार्स या कंसल्टेंट उनके थ्रू मैं जाऊं या फिर मैं डायरेक्टली जो है अपने लैपटॉप पे बैठ के टाइम स्पेंड करूं, रिसर्च करूं, डीप रिसर्च करके जो है वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूं, कंट्री सिलेक्ट करूं और ये सारा कुछ। आई थिंक मैं इसलिए आई थिंक हम लोग तकरीबन 50 मिनट्स हो गया। मैं अभी 2 चीज़ आवाज आ रही है या आपकी आवाज आ रही है, राइट? ओके, थोड़ा इंटरनेट से। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं एक एक बात इसलिए बता रही हूँ कि सेंटर कितने देर पहले जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी टिप्स हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी अप्रोच यही होगी कि डोंट गो फॉर एनी कंसल्टेंट और एनी एजेंट्स वगैरह, क्योंकि आपके पास अगर फजूल के पैसे हैं और एक्स्ट्रा पैसे हैं देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको बिल्कुल कोई डायमेंशन समझ नहीं आ रही, तो आई थिंक हमारे यहाँ पे बात करने का पर्पज यही है कि आपको कोई ना कोई डायमेंशन क्लियर हो जाए, कहीं ना कहीं आपको रास्ता नजर आ जाए कि आपने किस तरह से फिगर आउट करना है। अगर आपको पता है तो आई थिंक एवरीथिंग कैन बी डन हियर। आई मीन, आप खुद बैठ के कर सकते हो, यू रियली डोंट नीड इट, ठीक है। आप इतने सेंसिबल हो जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जब आपके पास आ जाती है
तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा आपको इधर उधर जाना चाहिए और पैसे स्पेंड करने चाहिए। आई थिंक इट्स बेटर कि, और मेरी अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं, ताकि क्योंकि यूजुअली मुझे भी ये बातें नहीं पता थी ना, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से सारी, जैसे मैं अपनी अपनी स्टोरी बता रही हूँ, आई एम नॉट लिटरली गोइंग क्लॉज बाय क्लॉज, आई एम लिटरली टेलिंग माय स्टोरी। तो अगर यहाँ पे कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो आप लोग, लेकिन ये है कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मतलब दे आर डूइंग देयर बिजनेस। आई मीन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कर लो, लेकिन इट्स अप टू यू कि कैसे करना है। मेरी सिंसियर जो सजेशन है वो मैंने बता दी है कि क्या करना चाहिए। अच्छा, तो गाइस ये उसके काफ़ी बाद अब हम आते हैं वैल्यूएबल हमने ना सारे इंसाइट शेयर की है, बिकॉज हफ्सा ने खुद यूग्रेड भी जो है वो बिल किया हुआ है, हाँ, देन उसके बाद करंटली मैंने PhD किसी जो है, के पास नहीं गई थी। हाँ, तो लाइक मेरा ये सारी चीज़ें जो है आप लोग खुद भी बैठ के कर सकते हैं, बट हाँ, बात ये है कि सिर्फ माइंड सेट होना चाहिए, आप खुद बिल्कुल भी ऐसे जो ही है ऐसे वो ये कर सकते हैं। आई स्टिल ऐसे रिमेंबर ही अफसा ऐसे के ही। यूटी में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका भी वो PhD का थोड़ा सा इशू बना हुआ था कि वो आ नहीं रहा था, बट समहाउ इश्यूज चलते रहते हैं, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे ही बट द हो पॉइंट इज कि जाती आप हैं फिर। रिसर्च, डीप रिसर्च आप किस तरह करते हैं। ऐसे ही और आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी। आई मीन यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, तो आई थिंक यू नो लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब गलतियां करके ही सीखते हैं। लेकिन हाँ, तो इट्स आई थिंक हमें आपको अपने आप को खुद को ट्रायल देना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। गलतियां होंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप ही हाउ नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं बताती हूँ क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अच्छा, हम उधर चलते हैं। अच्छा, अब मैं स्कॉलरशिप की समझ आ गई, तो अब स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। देखो, बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए होंगे, लाइक आपको अपना अंडर ग्रेजुएट की जो ट्रांसक्रिप्ट होंगी, डिग्री होगी, इंटरमीडिएट की भी कुछ जगहों पे चाहिए होती है, लेकिन उस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूंगी। हाँ, चाहिए होती है, हाँ बिल्कुल चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको अपनी सारी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो, अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपके पास लाइक आईडी कार्ड, मतलब जो बेसिक आपको जहाँ पे भी पाकिस्तान में भी अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का एक सेट चाहिए होता है, वो आई थिंक वो सबको चाहिए, वो हर जगह चाहिए, ठीक है। वो बेसिक सेट तो आई थिंक सबको पता ही होगा, जिन जो लोग अंडर ग्रेजुएट में हैं। उसके बाद जो आपने जो एक जनरल पैटर्न है, जो एक जनरल रिक्वायरमेंट है, या कहीं भी आप अप्लाई करोगे फॉरेन में, तो आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट पे। तो अगर आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर रहे हो, HSC के लिए अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाइना का मुझे नहीं पता, मैं सीरियसली ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट, आपका स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान जो होता है वो, स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान जो है वो PhD के लिए रिक्वायर्ड होगा, मास्टर्स वालों के लिए अक्सर जगहों पर नहीं भी होता, मतलब अक्सर जगहों पर हाँ नहीं होता, बहुत थोड़ी सी जगहों पर वो कहते हैं कि हाँ वो नीडेड, बट यूजुअली आपको पर्सनल स्टेटमेंट, आपको स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान आपका, और रिकमेंडेशन लेटर्स और रिज्यूमे, ये आपका जो है आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट है जो आपने हर जगह अप्लाई एप्लीकेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब पर्सनल स्टेटमेंट है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। ये बेसिकली फुल ब्राइट का, हर दफा फुल ब्राइट का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन होता है, लाइक पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आपके पास 700 से 750 वर्ड्स की लिमिट्स होती है, और तकरीबन ये आप मोस्टली स्कॉलरशिप में जहाँ भी अप्लाई करोगे इतनी लिमिट होती है, आपको 1 पेज या 1.5 पेज की रिक्वायरमेंट मतलब लिमिट होती है कि यू कैन राइट इट लाइक इन दैट। तो उसमें ये होगा कि आपके पास देखो, इसमें मैं अब इसको अगर आप खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ का ही मैंने लिया हुआ है, लेकिन जो जनरल मेरी सजेशन ये होती है, इसमें आपने बेसिकली अपनी स्टोरी लिखनी होती है। देखो, हर बंदे ने कोई ना कोई स्ट्रगल होगी, कहीं ना कहीं से कोई इंट्यूशन होगी, कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो बेसिकली आपने उसको अपनी अपनी स्टोरी को, लाइक जो आपकी मोटिवेशन है या आपकी जो इंस्पायरेशन है, उसको आपने कनेक्ट करना होता है अपने करंट जो भी आपका करियर, लाइक जो फील्ड है उसके साथ, फिर थोड़ा सा उसको फ्यूचर गोल्स की तरफ लेके जाना होता है। तो बेसिकली जैसे मैं वो एनालिटिकल राइटिंग में जब बता रही थी ऐसे के वक्त, कि आपने एक स्टोरी बनानी होती है, ठीक है, अपने ऐसे में सेम थिंग आपने यहाँ पे भी करनी होगी, कि आपने एक नैरेटिव स्टेटमेंट लिखनी होगी जो आपको डिस्क्राइब करेगी, लाइक अगर आप उसको पढ़ोगे, the statement, the personal statement should be a narrative statement describing how you have achieved your current goals. तो ये भी देखो, अब इसको आप ना क्लॉजेस बाय क्लॉजेस करो, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगी, क्योंकि आपके जो एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस है बेसिकली वो पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान पे बहुत डिपेंड कर रही होती है। जो GPA वाली बात है ना, तो GPA बेसिकली इट्स लाइक अ बेसिक थ्रेशोल्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में PhD के लिए 3.5 प्लस होता है, ठीक है, लेकिन 3.3 इज फाइन एज वेल।
और अगर मास्टर्स के लिए देखें या जनरली अगर हम देखें तो 3 CGPA तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। उससे ऊपर वो एक आपके पास बोनस है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 3.5 प्लस आपके पास रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, उसके बाद तो ये CGPA की रिक्वायरमेंट इस तरह से है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपका बहुत कम GPA है, क्योंकि उसमें आपके पास एडवांटेज है, आपके पास GRE का एडवांटेज है, आपके पास TOEFL का एडवांटेज है, आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट स्टडी प्लान का एडवांटेज है। आप बता सकते हो कि मेरे, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो हो सकता है वो ग्रेड अच्छे ना आए, और मतलब इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो आप अपनी वो प्रॉब्लम, आप अपना वो चैलेंज, अपना जो स्ट्रगल है वो बता सकते हो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में या पर्सनल स्टेटमेंट में, ठीक है, कि मेरा ये प्रॉब्लम था, और उस चीज को आप कवर कर सकते हो GRE के स्कोर के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर आपका GRE का स्कोर बहुत अच्छा है तो आप डेफिनेटली यू आर अबव एवरेज। तो आप उसको भी, मतलब वो एक वेरी ऑब्वियस थिंग है कि आपने एक जगह आपका कम था, लेकिन आपने उसको मैनेज कर लिया किसी दूसरी जगह पर। तो जिन लोगों का GPA कम है, तो आई थिंक उनके पास ये एज अब इस वक्त ये है कि अगर आपने फर्दर कंटिन्यू करना है तो आपके पास ये जो टेस्ट है उसमें स्कोर बहुत अच्छा लो, और फिर जो अपना प्रॉब्लम था, ये जो भी इशू था, उसको पर्सनल स्टेटमेंट में बताओ, और इट शुड बी दिस मच इम्प्रेसिव, इतना मतलब अच्छा होना चाहिए कि आपको वो जो पढ़ने वाला उसको लगे कि हाँ मतलब वैलिड जेन्युइन स्टोरी है, ठीक है। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपने अच्छा हाँ, अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जो मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लेकर डाला हुआ है, तो आपने इसको ना जब आपने लिखना है, तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मुश्किल होती है कि हमने कैसे लिखना है, हमारे पास सैंपल्स होने चाहिए। अच्छा, उसमें आप तो अब ये सारी बातें जो है ना आपके पास, आपने इस अब ये जो स्टेटमेंट है, और आप जहाँ भी अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए, वो आपके पास एक स्टेटमेंट दी होगी, इस तरह से 3-4 लाइनें लिखी होंगी, और वो चाह रही होंगी हम ये बातें हैं जो आप से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको एड्रेस करोगे, ठीक है। तो आपने अगर जैसे अब हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हाउ यू हैव अचीव्ड योर करंट गोल्स, तो आपने ये बात एड्रेस करनी है अपने पर्सनल स्टेटमेंट में। तो आपके पास एक लिमिट आई है 750 वर्ड्स की, आपने उसमें स्टोरी डालनी है कि मैंने कैसे अपने जो करंट गोल को अचीव किया। इट शुड नॉट बी मेयर लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। अब ये नहीं है कि मैंने फला जगह पे, मतलब मैंने 3.8 GPA ले लिया, इसको ऐसे नहीं बताना, मैंने 3.5 GPA या 3.8 GPA कैसे लिया, ये स्टोरी बतानी है आपने, ठीक है। या अगर कोई इंटर्नशिप थी जो बाकियों को नहीं मिली है और सिर्फ आप सिलेक्ट हुए, जो बहुत कम्पिटिटिव कुछ चीजें होती हैं, या कोई सर्टिफिकेशन आपके पास इस तरह से, तो बताना नहीं है, क्योंकि जो आप फैक्ट्स लिखोगे वो आपकी CV से कोई भी देख सकता है, ठीक है। उसकी स्टोरी क्या है, आपकी स्ट्रगल क्या है, हाउ यू आर एज अ पर्सन टू टेक दैट थिंग, टू टेक एन चैलेंज या कोई भी अपॉर्चुनिटी है, वो बेसिकली आपका वो फिगर आउट करना चाह रहे हैं। तो it should include information about your education, practical experience, special interest and career plans। तो ये सारी बातें आपने मेंशन करनी होंगी कि किस तरह आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, कैसे स्पेशल इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज कुछ लोगों का सिंगिंग की तरफ होता है, तो आपने उसको भी डालना है, कि कोई बुरी बात नहीं कि आप ये नहीं लिखोगे कि मुझे तो नहीं डालना चाहिए, कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हो, बट उसमें आप ना बताओ कि आपका पैशन किस तरह से, आपकी पैशन की क्या डायमेंशन है सिंगिंग को लेके। तो मैंने यू नीड टू शो लाइक यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड यू कैन डू समथिंग, लाइक they should definitely select you, क्योंकि you need to be like very unique in the big pool जहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे। और दूसरी बात जो आपने सबसे जरूरी होती है कि किसी की कॉपी मत करें, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो किसी और के साथ मैच थोड़ी ना करेगी, तो ये यूनिक होनी चाहिए, और अगर ये यूनिक होगी तभी आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि फुल ब्राइट वगैरह में तो बहुत कम्पिटेटिव है, लेकिन अगर आपको झूठ लिखोगे, ठीक है, इवन जो UGRAD में, और मेरा फुल ब्राइट का भी मतलब मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पर तो उसमें क्या होता है कि उनका इंटरव्यू के टाइम आपकी पर्सनल स्टेटमेंट उनके सामने होती है, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी आपके पर्सनल स्टेटमेंट में से पूछेंगे। वो ये नहीं है क्योंकि देखो आप एक रैंडमली वॉक इन करके आप रूम में आ गए एंड नाउ हाउ दे कैन स्टार्ट टॉक, राइट। तो दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर पर्सनल स्टेटमेंट, दे विल नॉट आस्क रैंडमली कि क्या, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे उसको डिफेंड करना है, और मतलब कितनी सच्चाई है। बिकॉज वो एक जो इंटरव्यू हो रहा था, लाइक मुझे मेरा UGRAD का एक्सपीरियंस है, तो उसमें होता है कि वो साइकोलॉजी के साथ बैठा होता है, तो अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपको पता चल जाता है दूसरे बंदे को, एंड दे आर सुपर एक्सपर्ट काइंड ऑफ पीपल जिनको पता है कि मतलब इज दिस पर्सन स्पीकिंग ट्रू और नॉट। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि किसी कॉपी करें, और किसी की कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट लगी तो मैं भी कॉपी कर लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी लाइफ लिखो, अपनी स्टोरी लिखो, आई थिंक इट्स समथिंग वेरी यूनिक, और यू शुड बी एक्सेप्टेड विद दैट। तो describe any significant factor that have influenced your educational professional development।
यहाँ पे आप उसके मोटिवेशन को लिख सकते हो कि आपको किसी चीज ने बहुत इंस्पायर किया है, ठीक है। अब देखो मैं इस पूरी जो 4-5 लाइनें लिखी हैं उसको एक क्लॉज बाय क्लॉज लेके जा रही हूँ, और आपने भी यही करना है। आपको लगता है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हो, उर्दू में लिख लो, रोमन जो भी हमारी मैसेजिंग लैंग्वेज है उसको में लिख लो, उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। लेकिन इसको लिखने का यही तरीका होता है कि आप इसको बस स्टेप बाय स्टेप लिखो। हाँ, अब ये स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। अब ये देखो, अगर आप इसको, अगर हम इसकी बात करें तो ये मैंने पूछा कि करंट गोल से स्टार्ट करें, ठीक है। तो कुछ लोगों का, जब मैं यूग्रेड की स्टेटमेंट थी वो इस तरह से थी कि मैंने बिल्कुल अपना इनिशियल पॉइंट से लिखा कि मैं कहाँ से हूँ, फिर कहाँ से मैंने क्या 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 किया और मैं अब कहाँ हूँ। ये मेरा फ्लो होता है ना पर्सनल स्टेटमेंट का। आप इसको रिवर्स भी लेके जा सकते हो, मतलब आप किसी भी तरह से कर सकते हो प्रेजेंट। ये आपका आइडिया होना चाहिए, ये आपकी यूनिकनेस होनी चाहिए, लेकिन जो बात है कि उसमें ये सारी चीजें एड्रेस होनी चाहिए फॉर विच दे आर लुकिंग फॉर, राइट। तो ये बातें सारी होंगी, इसके अलावा कहीं और अप्लाई करोगे तो उनकी डिफरेंट डायरेक्शन होंगी, तो आपने वो डायरेक्शन जरूर फॉलो करनी है। Comment on number of years of practical experience already completed in the field in which academic work will be done in the US. Do not mention specific universities at which you would like to study. ये काम नहीं करना जो उन्होंने बोला है कि ऐसा ना करें, तो आपने ऐसा नहीं करना। और जनरली ऐसा ही होता है क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट योर स्टोरी। यू डोंट नीड टू मेंशन सम स्पेसिफिक कि मेरा ये गोल है, और मतलब उन्होंने मतलब इनकी मतलब एक पॉलिसी है, तो आप डोंट मेंशन इट, क्योंकि यू विल गेट एन एक्स्ट्रा ऑप्शन जहाँ पे अपना प्रेफरेंसेस दे सकते हो कि मेरी ये यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंसेस है, एंड दे विल सी आफ्टर योर एप्लीकेशन सबमिशन। तो आपने ये पर्सनल स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही काम नहीं करना। तो ये सारे क्लॉजेस, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने पर्सनल स्टेटमेंट को लिखते हुए ख्याल रखना है। और पर्सनल स्टेटमेंट पे अगर आपने टोफिल को रजिस्टर कराने से पहले 1 महीना पहले रजिस्टर करवाया था, जीआरई को रजिस्टर कराने से पहले 2 महीने पहले रजिस्टर करवाया था और 2 महीने उसकी तैयारी की थी, तो पर्सनल स्टेटमेंट को लिखने के लिए मिनिमम 15 दिन जरूर लगाने हैं, और इसकी मल्टीपल रिवीजन्स करनी होती हैं। अब ये नहीं है कि मैंने अपनी स्टोरी लिख दी, मैंने जैसे बताया कि पहले सारे स्टेप बाय स्टेप लिखो, उसके बाद अपना उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में जैसे भी लिखना आपने लिख लिया, उसके बाद आपके खुद की 2 या 3 रिवीजन्स होनी चाहिए। रिवीजन्स में ये होता है कि फिर आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ आता है, अच्छा ये रिडंडेंट है, मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे लैग कर रहा है, मुझे यहाँ पे ये चीज डालनी है, ठीक है। क्योंकि आपको देखो, मैं अगर आपकी स्टोरी पढ़ रही हूँ तो मुझे आपकी स्टोरी नहीं पता, तो मेरे लिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब क्लैरिटी होनी चाहिए लेकिन उसमें रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मैं फजूल एक बात को बताते हुए 3 जुमले इसके लिए लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें तो वो फिर आप पढ़ने रीडर के लिए बोरिंग सिचुएशन क्रिएट कर दोगे, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसमें ये एक अपने ज़हन में रख लो कि मिनिमम आपने ना, जो 15 दिन तो मैं वैसे बहुत आइडियल बोल रही हूँ, लेकिन लोग महीना रिकमेंड करते हैं कि 1 महीना आपने पर्सनल स्टेटमेंट पे लगाना है। आपने उसके 3 से 4 रिवीजन्स खुद करनी है, जब आपको लगे कि हाँ, नाउ माय स्टोरी इज समथिंग लाइक अ वेरी परफेक्ट, व्हिच इज समथिंग काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव वेयर पीपल वुड लाइक टू रीड, तो उसके बाद आपने किसी सीनियर से कहना है जो किसी स्कॉलरशिप पर ऑलरेडी होगी कि अब आप मेरी स्टोरी रिव्यू कर दें। तो वो रिव्यू कर देंगे, ठीक है। उसमें भी आपको 2-3 लोगों से भी करवा सकते हो, लेकिन 2-3 लोगों से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बहुत कंफ्यूज रहती है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक पर्सनल अप्रोच भी होती है चीजों को लिखने की। तो 2 या 3 रिवीजन आप किसी एक सीनियर से भी करवाओ या 2 सीनियर से करवा ली, उसके बाद फाइनल रिवीजन जो आपने करवानी है किसी के इंग्लिश ग्रामर की और अपनी लैंग्वेज की करवानी होती है, वो आप फाइनली किसी इंग्लिश के टीचर से या जिनको भी ज्यादा अच्छा इल्म है तो आप उनसे अपनी रिवीजन करवाओ। एंड आफ्टर दैट लाइक आई थिंक 5 या 7-8 रिवीजन्स के बाद आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो होगी ना वो परफेक्ट पर्सनल स्टेटमेंट में जाएगी। तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाना है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि बेसिकली ये वो चीज है जो बाकी से यूनिक करेगी। 3.8 जीपीए बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन जो पर्सनल स्टेटमेंट में आपकी क्या अकम्प्लिशमेंट है, कैसे चैलेंजेस को डील किया, ये यूनिक होगा, और आई थिंक दिस मेक्स यू स्टैंड इन द पूल, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लिख दिया कि यहाँ पे अगर आपके पास मैं कोई सैंपल नहीं प्रोवाइड करूंगी, और मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि डोंट टेक इट फ्रॉम एनीबॉडी, लिटरली डोंट टेक इट फ्रॉम एनीवन, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर आप कॉपी करना शुरू कर देते हो, और हमारा सिस्टम भी कुछ इस तरह के हम कॉपी पेस्ट पे चल रहे होते हैं, तो वी थिंक इट्स फाइन टू कॉपी बट इट इज़ नॉट। मैंने आई थिंक काफ़ी बता दी इस पे कि आपने कॉपी नहीं करना। और अगर किसी को लगता है कि दे नीड सम हेल्प, तो मैंने जो बता दिया कि 3 से 4 रिव्यूज आपकी खुद होंगी, उसके बाद आप किसी सीनियर को सेंड करोगे, मैं ईमेल मेंशन कर दिया, आप ईमेल कर दोगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन लैंग्वेज के लिए आपको फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट हु कैन टेल यू ओके दिस इज वेयर यू डिड समथिंग रॉन्ग विद लैंग्वेज और सम काइंड ऑफ वर्ड्स, और ग्रामर में मसला है, तो ये चीजें फिर आपको एक फाइनल जो एक रिव्यू है वो आपको किसी स्पेशलिस्ट इंग्लिश स्पेशलिस्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये रिज्यूमे गाइडलाइन के मैंने कि यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहो बेसिकली स्पेशली वैसे सीएस वालों के लिए आप
कुछ और देखना है यूट्यूब पे या वैसे भी गूगल करोगे तो बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो रिज्यूमे के लिए ये ऑप्शन लिखी हुई है, उसमें फिर ये है कि आपके पास आई थिंक दिस इज द होल सेट यू नीड। और उसके अलावा हाँ, स्टडी प्लान क्योंकि पीएचडी वालों के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें देखो जिन लोगों ने मास्टर्स कर लिया उनको पता होता है कि हमारी थोड़ी सी डायमेंशन क्या होगी रिसर्च की। तो उसमें उसमें ये होता है कि फिर आप उसी डायमेंशन को लेके थोड़ा सा फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उसको स्टडी प्लान लिखते हो, और वो भी 700 to 750 वर्ड, ये इससे कम ही होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपने रेफरेंसेस लेटर लिखवाने होते हैं। अच्छा, ये रेफरेंसेस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने होते हैं अपने यूनिवर्सिटी टीचर से। और फुल ब्राइट के लिए मतलब मैं रिकमेंड करूंगी कि किसी पीएचडी से लिखवाएं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो ऐसा भी लिखवा सकते हो, लाइक आप अपने किसी जॉब सुपरवाइजर वगैरह से भी लिखवा सकते हो। तो और इसमें भी फिर यही है कि अगर आप कुछ नहीं समझ आ रही तो वो यही होता है कि देखो आप किसी टीचर के मतलब हर बंदे की स्टोरी होगी ना किसी टीचर के साथ, ऐसे कि मतलब उन्होंने ये पढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। सेम काइंड ऑफ स्टोरी आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर में सॉरी ओके। द थिंग इज के लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, द प्रॉब्लम इज हमारे सिस्टम में कि टीचर्स नहीं लिख के देते, तो लिखना आपने खुद होता है, एंड देन दे विल रिवाइज इट एंड दे कैन मेक सम चेंजेस जो उनको नहीं ठीक लगती है, जो भी है। उसके बाद फिर ये होता है कि लाइक फुल ब्राइट में वो डायरेक्ट लिंक भेजेंगे आपके जो भी जो रेफरेंस आपका सबमिट करवा रहे होंगे या रिकमेंडेशन जो भी आपको देंगे, तो आपके रिकमेंडेशन वाला जो भी बंदा होगा वो डायरेक्ट उनको रिकमेंडेशन लेटर डायरेक्ट फॉरवर्ड करेगा। आपको नहीं पता होगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी लाइक आई डोंट नो इफ शुड आई टेल यू और नॉट, बट ये मसला होगा कि मे बी सम टीचर विल आस्क यू कि आप खुद लिख लो एंड आई विल मेक सम चेंजेस, और कुछ लोग होंगे आई कैन राइट इट बाय माई सेल्फ। तो मतलब ये प्रोसीजर होगा कि रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉरवर्ड किए जाते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, और इवन यूनिवर्सिटीज़ को भी आपने यूनिवर्सिटीज़ को भी वो डायरेक्ट ही भेजेंगे, आपको नहीं पता होगा क्या लिखना है, ठीक है। और बाकी रिज्यूमे है, पब्लिकेशन सर्टिफिकेशंस, और रिज्यूमे में भी फिर वही बात है कि कहीं से कोई गाइडलाइन ले लो, थोड़ी सी अच्छी सी सीवी या रिज्यूमे आपने बनानी होती है, और उसमें आप फिर अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिख दो, क्योंकि आप अभी अगर हम पर्सनल स्टेटमेंट और रिज्यूमे का अगर डिफरेंस देखें तो वो यही है कि आपने उन फैक्ट्स को डिफाइन करना है, थोड़े से उसकी स्टोरी बतानी होगी पर्सनल स्टेटमेंट में, लेकिन रिज्यूमे में यू जस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट्स, लाइक ये मैंने किया और मैं मतलब ये स्कोर है, यहाँ पे ये स्कोर है। तो basically you need to highlight your uniqueness in personal statement. This is basically the goal or the thing you need to complete to your personal statement. और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, उसके बाद फिर मैं थोड़े से पाकिस्तानी मसले आ जाएंगे कि अब हमें थोड़े से इश्यूज हैं उनको कैसे डील करना है, तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई क्वेश्चन किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। सुपरवाइजर कैसे जो है वो कैसे सिलेक्ट करें, उसको कैसे ढूंढें जो कि हमें रिकमेंडेशन लेटर जिसके हम बनवा सकें। देखो उसको हाँ, इसमें वही हो सकता है कि आप 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर आपको हर जगह तकरीबन भेजने पड़ते हैं, आपको लाइक उनको भेजने पड़ेंगे आपके बिहाफ पे। तो जो भी टीचर आपको लगता है कि whoever will write some nice things about you, just go for them, just go with them। मेरी यही सजेशन होगी कि मतलब ये ना कहो कि मैं फलां टीचर से लिखवा लेता हूँ क्योंकि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बट मे बी दैट टीचर विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो। तो आई मीन see, I mean this is something where you need to find out. I cannot tell it like very accurately, like this is something you can do. It's not something like 100%। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम ये मेरा क्वेश्चन था पर्टिकुलर सुपरवाइजर का, और इसमें मैंने ये पूछना चाह रही थी कि हम यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर्स को किस तरह से अप्रोच करें जिसमें हम स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं। मैं उनके सुपरवाइजर्स का पूछ रही थी। अच्छा, उसमें ना जो बेसिक आइडिया वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये होता है कि आपको पता है कि लेट्स सपोज के मैंने फलां यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, मैंने फलां यूनिवर्सिटी का मेरा गोल है, तो फिर आप वहाँ जाओगे, उनकी वेबसाइट पे जाओगे, उस डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ फैकल्टी में जाओगे, और हर फैकल्टी का अलग सेपरेट वेब पेज होगा उनका, वहाँ देखोगे कि रिसर्च डायमेंशंस क्या हैं, और उसके बेस पर आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ ग्रुप्स हैं बट मैं उनका बहुत क्लैरिटी से नहीं मतलब बहुत एश्योरेंस नहीं दे सकती क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा आई डोंट नो, लेकिन बट दिस इज द बेसिक वे टू फाइंड आउट लाइक
आप किसी यूनिवर्सिटी के बोल कर लो, फिर उसके एडमिशन डिपार्टमेंट में जाओ, फिर वहाँ पे फैकल्टी लिस्ट देखो, उनके रिसर्च आइडियाज देखो, क्योंकि आपको पता है, लेट्स सपोज आई वाज इन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन मास्टर्स, ठीक है, और मेरा गोल होगा कि मैं एनएलपी की किसी प्रोफेसर के साथ काम करना फर्ज है, तो मैं गूगल पे सर्च कर लूंगी, या ये भी तरीका होता है कि लाइक मास्टर्स वालों को तो पता होता है कि वो पेपर्स पढ़ रहे होते हैं, लाइक रिसर्च पेपर्स, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये फलां यूनिवर्सिटी का पेपर पब्लिश हुआ है, तो वहाँ से भी आप उस प्रोफेसर को ट्रैक कर सकते हो, फिर उनका वेब पेज पे जाके देखोगे उनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अच्छा, अब जब आप स्टडी प्लान लिख रहे होते हो ना, तो आपने ये भी देख सकते हो कि मतलब इन प्रोफेसर के पास जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है, आप उनको कोशिश करो कि आप उनको एड्रेस करो अपने स्टडी प्लान में, तो फिर आपके पास चांस ज़्यादा हो जाता है कि दे विल एक्सेप्ट यू। I mean, these are small tricks, but I mean, you can figure it by yourself as well. It's not like कि मुझे बताना पड़ेगा, but this is something like तो ये सीन है कि मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट मैं उनको बहुत आई डोंट नो, मतलब ये आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, पीपल आर पोस्टिंग के दिस प्रोफेसर इज लुकिंग फॉर सम पीपल के जो इस फील्ड में काम करें। इट इज, बट आई मीन इट्स नॉट वेरी कॉमन, लाइक आपको आई थिंक यूनिवर्सिटी के थ्रू देखना पड़ेगा, या मे बी सम और सोर्सेज हो जिनका मुझे ना पता हो, इट कैन बी पॉसिबल। और कुछ आपसे कि देखें, जैसे अगर हम यूएस में इंटरेस्टेड हैं कि हम वहाँ से पीएचडी करें, तो वहाँ पे तो 100 नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किस तरह से करेंगे और हम अपने सुपरवाइजर किस तरह से ढूंढें? अच्छा, अब मैंने एक मिनट, ये देखो नजर आई है स्क्रीन, ये मैंने निकाली हुई है, अगर आप गूगल पे लिखोगे ना आप एचईसी की, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, देखो कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, 1000 यूनिवर्सिटीज है ना वैसे तो यूएस में, लेकिन 235 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ एचईसी का बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बेसिक यूनिवर्सिटीज हैं, और यहाँ पे इनका ये टेयर भी लिखा होगा, ये फर्स्ट टॉप 15 है, ये 600 में आता है, ये 461, ये मिडिल टेयर में आ गई, ठीक है, फिर ये ऑलमोस्ट और कौन सी हो जाएंगी, मतलब ये भी मिडिल टेयर में आ गई, ठीक है, और ये लो टेयर में आ जाएंगे, तो इसमें ये होता है कि आप मतलब, हाँ मुझे समझ आ रही है कि मुश्किल होता है पाकिस्तान से बैठ के और देखना, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली पता हो कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, इट्स हार्ड एज वेल एक्चुअली। तो आप ये देखो कि मतलब कोई जनरल लिस्ट निकालो यूएस रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज की और उसके अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, ये यहाँ पे आइडिया होगा कि हम क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं तो हम पहले अकॉर्डिंग टू 100 यूनिवर्सिटीज तक हम देख लें। आई थिंक हमें इतना तो पता चल जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन स्पेशली, तो और फिर आपका जीआरई टोफल का स्कोर भी आपको बता देगा कि आप कहाँ आपको गोल करना सेट करना चाहिए, या आपको थोड़ी पता होता है कि मैं यहाँ पे देखो टॉप 100 में जाना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत एक्सीलेंट प्रोफाइल चाहिए, इट्स नॉट कि जा नहीं सकते, इट्स समथिंग वेरी कॉम्पिटिटिव। उसके बाद फिर जब मिडिल टियर आ जाता है तो उसमें फिर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, फिर लोअर टियर है बिल्कुल तो उसमें और इजी हो जाएगा, तो ये इसमें देखो भी 700 प्लस होगा ना, तो इसमें जैसे टोफल का स्कोर होगा वो 60 प्लस 69 प्लस वाला भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही अब आप 28 पे आओगे तो इसमें आपको टोफल का स्कोर आपको 100 प्लस चाहिए होगा, ठीक है, ये बात क्लियर, ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ी सी फिल्टर है, अब आई थिंक हाँ ये थोड़ा सा काम खुद करना पड़ेगा, आई थिंक आई मीन नोबडी कैन टेल यू एग्जैक्टली कि इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ अनलेस और अनटिल के आपका कोई पर्सनल गोल हो या कोई फील्ड आपको बहुत स्पेसिफाई हो, तो फिर आप आई थिंक फिल्टर आउट कर सकते हो, लेकिन यूजुअली आपको मतलब देखना पड़ता है कि पूरे लूप में क्या, पूरे पोल में क्या है, तो सही है। थैंक यू मैम, इट्स वेरी हेल्पफुल। उसके बाद किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है? गाइस अगर किसी का आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली पूछिए ताकि फिर हम जो है फिर वाइंड अप करेंगे। अच्छा चलो फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ। अच्छा आपसा जी अच्छा मैं पूछना था कि अगर आपने पीएचडी करनी है तो उसमें कोई रिसर्च आर्टिकल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब वो जरूरी है आपके लिए? हाँ वो पब्लिकेशन वगैरह तो जरूरी है ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि पब्लिकेशन सर्टिफिकेशन वगैरह आपको जरूरत है उसकी, तो वो एक एडवांटेज है, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद अब आपने थोड़ा सा ये
हमारे डॉक्यूमेंट्स का है कि पाकिस्तान में आपने जो अपना मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपकी जो डिग्री होगी आपने उसको अटेस्टेशन करवानी है, अपने बोर्ड से भी करवानी है और IBBC से भी करवानी है, लाहौर इस्लामाबाद की होगी। आई थिंक यू गाइस विल फिगर इट आउट। और उसके बाद हमारे पास HSC की जो डिग्री होगी उसका भी आपने अपने HSC के ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके फिर आपने जाके उसको टेस्ट करवाना होगा। और फिर आपने जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपने ये टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने होते हैं, ठीक है। मतलब फुल ब्राइट के थ्रू तो ये होगा, आप फुल ब्राइट को सबमिट करा दोगे तो दे विल सेंड इट टू यूनिवर्सिटी या जो कुछ होगा। लेकिन अगर आप HSC के थ्रू पे जैसे मेरा था या अगर आप डायरेक्ट में भी हो तो आपको अटेस्टेशन के बाद खुद आपको फॉर्म भेजने पड़ेंगे। और उसके बाद बस फिर वीज़ा, और उसमें ये मैंने वीज़ा के चार्जेस लिखे हैं कि $160 आपके वीज़ा की फ़ी हैं और ये एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट फ़ी होती है जो F1 या J1 के लिए होती है। फिर आपके पास मेडिकल चेकअप आपने करवाना होगा and you have to submit that as well with, I think with visa application as well. उसके बाद I think yeah this is all. ये हमारा सारा PhD का प्रोसीजर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये मैंने 2 लिंक्स शेयर किए हुए यहाँ पे, ये मुझे ईमेल आया था USCFP वालों का, तो उसमें ये ग्रेजुएट एडमिशन वर्चुअल फेयर है वेयर अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी विल टॉक। और वर्चुअली है तो आई थिंक आप उसको साइन अप कर लो और उसके बाद यू कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू देम एज वेल। क्योंकि अगर किसी का ग्रेजुएट का है गोल है तो आप मतलब वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का होगा, तो अगर आप फेयर अटेंड करोगे तो आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना बेसिक स्कोर GRE का चाहिए, कितना टोफल का चाहिए और कितना टफ है उनका 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 टेकिंग आई थिंक व्हाट डू दे कॉल इट इनटेक परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है फिर आपको ये वर्चुअल फिर से पता चल जाएंगी। आई जस्ट गॉट एन ईमेल यस्टरडे तो मैंने कहा आई विल शेयर विद यू गाइस। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड अब हम बात करते हैं कि एक्सचेंज प्रोग्राम जो ग्लोबल क्रेड है वो USCFP के थ्रू होता है, लाइक उनकी एक एक्सचेंज प्रोग्राम है और इसमें भी ये इनका आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में एप्लीकेशन ओपन होती है और उसमें आपने जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट के सेकेंड या थर्ड ईयर में। लेट मी ओपन I guess sir sorry अच्छा हमें जो ड्राइव का जो लिंक है ये इन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था जिन्होंने काफी डिटेल में जो प्रोसेसिंग वगैरह की है। हाँ अब आप आखिर में शेयर कर दो अगर आप करना चाहते हो इट्स फाइन। ये लिंक हाँ इस पे साइन अप इन्हीं लिंक्स की बात करो आप ड्राइव करें लाइक जितने भी जो लिंक्स वगैरह आप यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा हाँ उसमें ये है कि आप अभी हाँ अब गूगल डॉक का शेयर कर दो उसमें एक क्योंकि और मैं इसको हाँ दे कैन एक्सेस इट राइट नाउ इट्स फाइन। अच्छा ये मैंने चैट में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हाँ दैट्स वो डायरेक्टली आप जो है वो वेबसाइट्स वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मुबारक म्यूट कर सकते हो पार्टिसिपेंट्स को। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं यूग्रेड पे। अच्छा इसका मैं जल्दी से करूँगी और बेसिक्स से ये मैंने 2015 का ब्रोशर है आई थिंक वो पेश किया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी जो अंडर ग्रेजुएट के वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं दे कैन अप्लाई और ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप होता है। Once you are selected, literally they even pay you for your travel as well, like even within Pakistan. और उसमें फिर ये है कि आपके पास इसको मैं जल्दी से ले जाती हूँ। हाँ तो ये आपकी एज रिक्वायरमेंट है, आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनरोल होगे, ठीक है, और आपका एक सेमेस्टर बेसिकली आप US में स्पेंड करोगे। इसके इस प्रोग्राम के बेसिकली 2 क्लॉज है इसमें। एक इनका नीसा के नाम से प्रोग्राम होता है, उसमें बेसिकली वो 1 साल के लिए आप सिलेक्शन होती है, लेकिन वो उसमें सिर्फ 1 या 2 लोगों की सिलेक्शन होती है, तो हम इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं जब बताना होता है स्टूडेंट्स को कि 1 सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन अप्लाई। और वो लोग जैसे लाइक पंजाब कॉलेज में लाइक 2 ईयर्स का बैचलर्स कर रहे थे उसके बाद दे कंटिन्यू टू ईयर मास्टर्स। अब तो खत्म हो गया बट स्टिल आई थिंक कुछ लोगों का प्रोफाइल पे होगा ऐसा, तो दे कैन आल्सो अप्लाई उनका। और फिर वो 1 सेमेस्टर जो होता है वहाँ पे उनका US में स्पेंड होते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप ओके और फिर वही प्रोसीजर है, आपने इसकी भी पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है, इसमें सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है और रिकमेंडेशन लेटर्स आपने सबमिट करवाने होते हैं USCFP को। बेसिकली USCFP इज लाइक अ मिडल मैन, आपको जो कनेक्ट करेगा वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, ठीक है। और आपने इसके लिए भी टोफल देना होगा और
इसमें बस वही बात है कि पर्सनल स्टेटमेंट में आई थिंक मैंने पहले काफ़ी डिस्कस कर लिया है। ये सारी वो बातें हैं कि आपने इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या हैं आपके, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपने वो मेंशन करनी होगी। तो ये बेसिकली आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स व्हिच दे आर लुकिंग फॉर इन द पर्सनल स्टेटमेंट। उसके बाद आपने फिर रेफरेंस लेटर भेजने होंगे। हमारे टाइम पे क्या होता था कि रेफरेंस लेटर आपने विद एप्लीकेशन सेंड करने होते थे, बट नाउ दे विल ओनली आस्क फ्रॉम दोस हु गेट सिलेक्टेड। तो और इनका ऑनलाइन प्रोसीजर है आपका, आई थिंक मैंने लिंक शेयर वहाँ पे किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा फाइनल इंटरव्यू होता है, वही प्रोसीजर है फुल ब्राइट की तरह ऑलमोस्ट, के पहले इंटरव्यू होगा और उसके बाद जिन लोगों की सिलेक्शन हो जाती है देन आपके पास जो USCFP वाले हैं, they will pay for your TOEFL. Basically, they they will conduct a TOEFL exam for you. You don't need to go for like for ETS. With ETS, they will arrange one thing. They will arrange TOEFL exam for you, and they will pay for you after your selection from the after selection of the interview. और उसके बाद इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अब आप सिलेक्शन हो जाते हो, फिर वहाँ पे आप जाते हो इस्लामाबाद या कराची के ऑफिस, सो यू नीड टू राइट समथिंग। सो आपने जो वहाँ पे करंटली लिखा होता है, फिर वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट के साथ थोड़ा सा मैच करते हैं कि इज इट द सेम पर्सन, क्योंकि वो चेक कर लेते हैं कि लैंग्वेज का और इस तरह की चीज़ों का। तो ये होता है मैम कैन अप्लाई थर्ड सेमेस्टर, या यू कैन अप्लाई इन अभी आई थिंक ओपन नहीं है इस दफ़ा, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ये कि नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर लो। मेरा अभी तो आप थर्ड ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर आप 5th सेमेस्टर में होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो मैं बता रही थी हाँ, तो मैं ये कहती कि उनका बेसिकली आपका चेक करने का प्रोसीजर होता है कि मतलब इज इट द राइट पर्सन जिसने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी है। उनके बहुत सारे लोग कॉपी करवा के या किसी और से लिखवा लेते हैं। तो वो जब आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले देखो ना आस्क यू कि चलिए अब आप थोड़ा सा लिख के दिखाएं। इट विल बी वेरी जनरल, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आपने पॉलिटिक्स पे डिबेट लिखने की, इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल। लाइक फॉर मेरे टाइम पे ये था क्वेश्चन था कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट लाइफ फेलियर, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वो बता दो आप जो भी है, लाइक यू रियली नीड टू बी ऑनेस्ट विद देम। उसके बाद I will not go through this. उसके बाद बस यही है कि जो आप सेमेस्टर वहाँ पे अप्लाई करते हो, जो स्पेंड करते हो वहाँ पे, वो बहुत सारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो आपका जो लाइक जो आपके जो क्लासमेट्स पाकिस्तान में कोर्सेज पढ़ रहे होंगे उनकी जगह वो आपके और वो जो आपने वहाँ पे पढ़ेंगे US में, तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। You don't need to study those, but like some university में कुछ problems हैं, they don't really accept it completely. तो फिर उसमें मसला आता है थोड़ा सा कि आपको कुछ ना कुछ कोर्सेज लेके अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। बट यूजुअली ऐसा होता है कि वो सेमेस्टर आपका जो होता है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। you will request for a transfer and then it will be transferred, और आपकी वो मतलब ट्रांसक्रिप्ट पे भी आपका वो ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर आई थिंक। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, मैं UGRAD में गुड मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस मेथड सीखे हैं किसके? अच्छा वही देखो, इसकी एलिजिबिलिटी पे भी शायद वही बात है कि इज नॉट इतना ओके। अच्छा, उसमें UGRAD में कोई अच्छे मार्क्स के बेसिस पे नहीं होते ऐसे। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, आई थिंक आई वाज नॉट लाइक अ 3.8 GPA काइंड ऑफ पर्सन। देखो आप कितने ऑलराउंडर हो, कितने मतलब कितनी वोकल काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई वुड से। आई थिंक आपको लेट मी सी सोशली एक्टिव होने चाहिए। हाँ, मतलब आपका पता होना चाहिए कि अभी देखो ये सारे आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने मेंशन करने के पर्सनल स्टेटमेंट में, क्योंकि UGRAD में जो बेसिक गोल है वो आपका जो बेसिक आप कह सकते हो कि पैरामीटर है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। और वहां से वो देखेंगे कि इज दिस पर्सन लाइक वेरी ओपन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कल्चर्स, और मतलब इज ही ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, समथिंग राइट। तो इस तरह का पर्सपेक्टिव आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट में डालना होगा। और वो आप उसको सपोर्टिंग फैक्टर ये हो सकता है। लाइक मैं अपने केस में बताती हूँ कि मैंने बहुत सारी लाइक सोसाइटीज ज्वाइन की हुई थी GC में, ठीक है। तो वो मैंने सबके लाइक मेंबरशिप्स और इस तरह की चीज़ें अटैच कर दी कि मैंने ये किया हुआ है। फिर आपका रिज्यूमे भी आई थिंक साथ अटैच किया जाता है, लाइक उस वक्त जो भी आपका रिज्यूमे होगा सेकेंड या थर्ड ईयर में,
तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली चेक करते हैं. इट्स नॉट बेसिकली अबाउट लाइक आपका ग्रेड कितना अच्छा है. इट्स लिटरली नॉट अबाउट ग्रेडिंग ग्रेड्स. अच्छा आके वेट अ मिनट. जीआरई प्रेपरेशन बहुत पुरानी हो गई आई थिंक हम लोग. अच्छा इसमें मैं बात पे आती हूँ. तो यू ग्रेड में आपके हाँ सोशली कितने एक्टिव हो आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, आप कितना ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, आप कितना ओपन हो इन चीज़ों को सीखने के लिए. क्योंकि बेसिकली अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे तो आप चीज़ें सीख रहे होते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है. तो यू नीड टू शो देम लाइक आई एम ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, आई एम ओपन टू न्यू कल्चर्स, आई विल बी कंफर्टेबल देयर. And this kind of perspective, I think you need to address in your personal statement or even in your interview. क्योंकि I think there are some kind of vibes जो आपकी personality से आ जाती हैं. ठीक है, तो इस तरह की बातें आई थिंक आई मीन जो लोग सोशली वेरी एक्टिव, जो बहुत सोशली एक्टिव होते हैं, तो उनका पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ कर रहे होंगे समथिंग लाइक दैट. तो आई वुड यू रिकमेंड दिस यू ग्रेड सेमेस्टर सेक्शन. ओके, आई थिंक मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. क्योंकि I was an alumna in Spring 2014 बैच. ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि जिंदगी में कुछ चेंजिंग फैक्टर आया जिससे मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी में सही डायरेक्शन में या मुझे थोड़ी डायरेक्शन मिल गई, तो आई थिंक इट वाज यू ग्रेड. इट वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. आप एक जिंदगी जियोगे इस एक्सपीरियंस से. लेट्स नॉट टॉक अबाउट या मुझे लगता है मैं अब उसमें शुरू करूंगी तो फिर बहुत लंबी डिबेट मतलब बातें हो जाएंगी. क्योंकि आई थिंक एवरीबॉडी शुड गो फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर वंस इन देयर लाइफ. क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब मैं इवन आई एम हियर नाउ अगेन, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो वो वाला टाइम था वो बहुत अच्छा था. और एक अच्छा अगर इसको अगर हम उस तरह देखें थोड़ा सा, अगर आपकी प्रोफाइल के लिहाज से देखें, मेरे ख्याल है कि आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है या आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए, क्योंकि आप एक दुनिया देख लेते हो ना. ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, फिर आपके गोल्स डिफाइन हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो इट्स ऑल राउंडर काइंड ऑफ ऑप्शन. क्योंकि एक चीज नहीं है, मैं नहीं समझती कि एक चीज होगा जिसमें आपको फायदा होगा यू ग्रेड से. आपको पता चलेगा कि ये मुझे दिस इज समथिंग विच चेंज यू समथिंग लाइक दैट. तो मतलब मैं तो बहुत ज्यादा उस टाइम को भी बहुत मिस करती हूँ. और आई थिंक वो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी या जिसने मुझे डायमेंशन दी है, जिसने एक और बात जो मुझे पर्सनली लगती है, क्योंकि पाकिस्तान में हम थोड़ा अप्रिशिएट नहीं करते चीज़ों को. ठीक है, जब हम थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते. तो यहाँ पर आई थिंक लोगों की थोड़ा सा डिफरेंट है कि दे अप्रिशिएट यू, एंड आफ्टर अप्रिसिएशन आई थिंक यू आर इनकरेज मोर इनकरेज टुवर्ड्स योर गोल और टुवर्ड्स योर फर्दर प्लान्स ना. तो मेरे ख्याल से जो एक इनकरेजमेंट और वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आपको आगे बहुत आगे ले जाती है. I don't know मुझे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए. It's very hard actually, but it's something very unique. और फिर आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, सीधी सी बात है. ठीक है, it's full funded और it's like a protocol thing. ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको मौका मिलता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे, और जितना बेहतर आप कर सकते हो आई थिंक वो आपके पॉइंट आपके साइड पे है. कि क्योंकि हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमने जब प्रैक्टिस की बात करती है, जब हमने कुछ प्रैक्टिकल करना होगा तो फिर वहाँ पे हम शायद कुछ नहीं कर पाते. तो आई थिंक इट्स अनदर गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों से 1-to-1 कनेक्शंस में आप इमेज बेहतर कर सकते हो. It's like a broader perspective. I shouldn't say like this is the only thing that's why you should go for it. It's like a very big thing, at least for me. I don't know for others. So let's go for अच्छा उसके बाद ये हो गया हमारे पास यू ग्रेड का. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आती है, जो कि अभी आई थिंक मैंने कल रात ही देखा, तो मैंने कहा मैं पोस्ट कर देती हूँ. ये यस प्रोग्राम है. आई डोंट नो व्हाट इट्स फुल फॉर्म बिकॉज ये हमारे पास 9th 10th और 1st year के स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, और ये लोग लेट्स सपोज अगर 9th का कोई स्टूडेंट होगा तो वो 10th वाला जो साल पाकिस्तान में होगा वो यहाँ पे स्पेंड करेंगे हाई स्कूल में. कुछ मसले हैं इनके, क्योंकि एक्सेप्टेंस में, क्योंकि हमारा लाइक बोर्ड सिस्टम इस तरह का नहीं है कि वो पूरा साल. बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी अगर आपका एक साल लगता भी है ना एक्स्ट्रा तो गो फॉर इट. अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इसकी अभी एप्लीकेशन ओपन है. मैंने इसलिए अभी यहाँ पे पोस्ट किया कि ये अभी ओपन है. अगर आपको कोई बहन भाई वगैरह जो कि इंटरेस्टेड हो
और 9th 10th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, दे कैन अप्लाई फॉर येस प्रोग्राम। आप आई थिंक एप्लीकेशन आपने बाय मेल सेंड करनी होती है और कराची सेंड करनी होती है, और उसके बाद दे विल कॉल यू फॉर एन इंग्लिश एग्जाम। लाइक उसमें वो इट्स मोर, आई डोंट नो, इट्स मोर लाइक टोफल और समथिंग, but it's like they're gonna check your English. I mean, if the student can work with, or is the student will be fine there or not. उसके बाद I think they conduct an interview और उसके बाद आपकी final selection होती है, and it's also full funded program। और इसमें जो students होते हैं फिर वो यहाँ पे host family के साथ रहते हैं 1 साल। तो इस हाँ मतलब जिन लोगों के पास अगर जो लोग select हो जाएंगे, अभी जो लोग apply कर सकते हैं, I think they should also go for this program। और this is all by my side। Thank you so much। क्या कोई लास्ट ईयर एक्सचेंज प्रोग्राम या फेलोशिप प्रोग्राम होता है? क्या लास्ट ईयर कोई एक्सचेंज या फेलोशिप प्रोग्राम होता है? देखो बहुत सारे फेसबुक पे स्कॉलरशिप नेटवर्क है, स्कॉलरशिप कॉर्नर, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, तो वो लोग शेयर करते रहते हैं। बट मसला ये होता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम यूजुअली सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए होता है, फाइनल ईयर वालों के लिए। आप मास्टर्स के लिए गोल करो, पीएचडी के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया, बता दिया। आई थिंक आप उसके लिए भी गोल कर सकते हो। मतलब सर ने काफ़ी जो है डिटेल में और जिस तरह यू ग्रेड का जो है वो बताया, तो काफ़ी जो है वो वैल्यूएबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक फ्री चीज़ है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर हाँ एग्जैक्टली, इट्स कंप्लीटली फ्री। तो इफ इट्स टोटली फ्री और तो फिर व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। एग्जैक्टली। सेकेंडली अगर आपको स्टिल कोई इशू हो, लाइव सेशन जो है वो फेसबुक पेज पे अवेलेबल होगा, ठीक है? तो आप उसको बार बार रिमाइंड करके आगे पीछे जहाँ से आपको इशू हो, जीआरई कि अगर आपको इशू हो रहा है या आपको लग रहा है कि मैंने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, तो वो सारा सेशन जो है ना वो लाइव अवेलेबल होगा। शुरू के 5-10 मिनट हाँ वो अवेलेबल नहीं है, तो बाकी सारा सेशन जो है 1.5 घंटे का वो अवेलेबल होगा। तो वो आप जो है ना वो फेसबुक पेज से आप देख सकते हैं। एट द एंड थैंक यू सो मच अफसा। अच्छा मुबारक, आकिब को क्वेश्चन था, तो उसमें आकिब बहुत हाँ जीआरई की प्रिपरेशन के रिलेटेड ना, तो उसमें ये कि मैंने ड्राइव में बहुत सारे डाटा रखा हुआ है, बट वो ये होता है कि बहुत रैंडम सा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन कर लो, ठीक है? और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो सकती है जीआरई की प्रिपरेशन या टोफल के लिए, या आप अगर गूगल करोगे तो इनका पूरा एक मंथली या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का पूरा प्लान होता है, लाइक स्केड्यूल होता है। आप उसको डाउनलोड कर लो, और वो उस स्केड्यूल में ये कि आपने इस दिन में इतना पढ़ना है, ठीक है? ये चीजें पढ़नी है, तो आपको वो बड़ी आराम से वो पूरा ट्रैक भी हो जाता है। फिर आपका 1 दिन का ब्रेक का भी होगा, 4 दिन आपने ये पढ़ना है, 4 दिन ये पढ़ना है। तो आप आई थिंक वो डाउनलोड कर लो। मगूश की आई थिंक वेबसाइट पे भी है, या वैसे ईटीएस वालों की तरफ से भी आई थिंक जनरली है। तो अगर आप ईटीएस के ऊपर जाओगे तो उनका भी वो थोड़ा सा मटेरियल वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो बुक्स भी हैं मगूश की, आप वो भी देख सकते हो। पीडीएफ में आजकल हर जगह से मिल जाती है। बैलेंस भी हैं, कैप्लन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आई थिंक ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। और हाँ वो स्केड्यूल साथ में ले लो, और एक कोई बुक ले लो, मुझे नाम एग्जैक्टली भूल गया, जो कि हम जनरली यूज करते थे। बहरहाल आप देखोगे तो सर्च करोगे गूगल पे, ईटीएस की भी है आई थिंक, ईटीएस की भी बुक है, क्वांटिटेटिव की अलग है, वर्बल रीजनिंग की अलग है, तो आप उसको देख सकते हो। और इसके अलावा वो साथ स्केड्यूल डाउनलोड कर लो, तो आई थिंक वो आप खुद अगर पर्सनली अकेले भी कोशिश करोगे तो आई थिंक मतलब हो जाएगा। कोई साथ ग्रुप बना लो तो वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। और अफसा, कैन आई आस्क यू समथिंग? जी 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 साइमा बताएं। सॉरी। अच्छा, अब मैं आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने इतना कुछ डिटेल में बताया, कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई ऑनेस्टली, लेकिन आपने बहुत डिटेल में बताया। तो बिकॉज आई एम न्यू कमर इन दिस फील्ड, तो शायद वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी अंडरस्टैंड करना। लेकिन द वे यू एक्सप्रेस द थिंग्स, दैट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ। मैं सम अप करना चाहती हूँ, लाइक फॉर अदर पीपल एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो मैं उसको ना, जैसे आपने मुझे बताया, लाइक आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द पीएचडी, एंड मैं आपको वो सारा सम अप करके बताती हूँ, एंड देन यू विल करेक्ट मी कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये करना है कि वी विल फाइंड अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एनी रैंक। अच्छा, मैं आपको यही करेक्ट कर दूं थोड़ा सा, सॉरी। हाँ श्योर। सबसे पहले तो ये है कि आई थिंक आपको बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री आपके पास है। उसके बाद आपको जो पहला काम करना है वो आपको टेस्ट लेने हैं, टोफल और जीआरई का। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी। हाँ
नहीं, you said that कि I said it because कि थोड़ी सी शॉर्टलिस्ट हाँ यूनिवर्सिटीज का पता होगा, लेकिन जो देखो उस आपने वो जो काम करना है बेसिकली वो 1 या 2 दिन का काम है कि आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करिए, लेकिन जो आपके 2 या 3 महीने का काम है वो बेसिकली एग्जाम की प्रिपरेशन और एग्जाम वो टेस्ट है, क्योंकि लोग मतलब चलो मतलब लेट्स सपोजली कि हम लेट्स हम एक फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपना आप को, एंड बाय द अदर हैंड हम ये कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, और फ्रॉम द थाउजेंड्स और हंड्रेड्स जो भी हमें मिलती है, जो हमें सूटेबिलिटी, हम उसका क्राइटेरिया सर्च आउट करेंगे और हम उस क्राइटेरिया को अपने आप को वहां पे रखेंगे, एंड वी विल फाइंड आउट द थिंग्स कि हम इसके अप्रोप्रिएट हमारे लिए है या नहीं है, या वी विल बी अप्रोप्रिएट फॉर दैट और नॉट। ठीक है, परफेक्ट, वो हमारा फाइंड आउट। फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, अब हम उधर चले जाते हैं कि जी हम टॉफल या जीआरई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा एक मेजर क्वेश्चन वाज इन माय माइंड कि ये एवरी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली वो हमसे रिक्वायर करते हैं जीआरई या टॉफल, या हम खुद से एक प्रोग्राम जो है वो ले लेते हैं? यानी हम अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हमने टॉफल किया हुआ है तो दैट इज फेयर इनफ, अगर हमने जीआरई किया हुआ है तो ये भी ठीक है। मतलब दीज आर द टू नेम्स ऑफ वन थिंग, और या फिर ये यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट होती है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा स्किप करूंगी। साइमा, मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम कम है, तो इज इट पॉसिबल कि हम बाद में डिस्कस कर लें इसको? आई थिंक आपके पास ईमेल भी कर सकते हैं। श्योर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं इसको सम अप कर लूं तो फिर ठीक है, हम जीआरई हम वहाँ पे करते हैं, हम टेस्ट देते हैं और वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारा चला जाता है रिजल्ट, जिस तरह से आपने बोला कि हम उनको नाम दे देते हैं और वहाँ पे हमारा रिजल्ट चला जाता है। अब उसके बाद हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे फिलअप करेंगे, या जो भी हमारा रिज्यूम वगैरह है, या जो भी हमारे पर्सनल इंटरेस्ट है, या जो भी उनका फॉर्म है यूनिवर्सिटी का, वो हम कर देंगे। वहीं पे उसी स्टेप पे क्या हमें वो बताएंगे कि आपने यू हैव टू सिलेक्ट अपनी पीएचडी के लिए कोई? नहीं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक मैंने बताया, तो जो यूजुअली जनरल टाइमलाइन है यूएस के लिए, वो बेसिकली नवंबर दिसंबर में मोस्टली यूनिवर्सिटीज का एडमिशन ओपन हो जाएंगे, बेसिकली क्लोज हो जाएंगे दिसंबर और जनवरी तक मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद दे विल टेल यू अबाउट देयर डिसीजन बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल। ठीक है, बाय द एंड ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से आपको पता चलता है। उसके बाद वंस यू नो द फाइनल डिसीजन, यू गॉट एडमिशन, राइट, उसके बाद आपने ये करना होगा कि आपने मैं आपको बताया कि मीनवाइल आपने वो अपने HCC और IBCC वगैरह से डॉक्यूमेंट से टेस्ट करने होंगे, फिर आपको यू नीड टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको I-20 फॉर्म भेजती है। ठीक है, एक फॉर्म होता है जो आपने वीजा ऑफिसर को दिखाना होता है, जो बेसिकली वीजा एप्लीकेशन में लगाना है। ठीक है, वीजा अप्लाई करके भेजती है आपको, और आपको वो फॉर्म यूनिवर्सिटी भेजेगी पाकिस्तान। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने वीजा के लिए अप्लाई करोगे। आई थिंक आफ्टर इट्स वेरी स्मूथ, आपको वीजा मतलब इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको वीजा के तकरीबन महीना वो भी लगा ही देते हैं। मेरा तो महीना लग गया था। कुछ लोगों का उसी दिन भी हो जाता है। यूएस एम्बेसी इज वेरी फास्ट, दे टेल यू ऑन द सेम डे और मे बी विद इन अ वीक कि आपने आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सारी बातें हैं कि तो जो F1 पे होता है, लाइक जो डायरेक्ट एडमिशन पे होता है, उनका I-20 होता है, लाइक जो हम लोग हैं जो J1 पे हैं उनका DS 2019 फॉर्म होता है। तो वो यूनिवर्सिटी बेसिकली कैंडिडेट को भेजती है, उसके बाद वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा अप्लाई एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, उसके बेसिस पे फिर आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी अपनी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है आपके वीजा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। अगर आपका एडमिशन हो गया, आपको फंडिंग मिल रही है, आपका एडमिशन हो गया, आपकी फंडिंग हो गई है, तो फिर आपको I-20 फॉर्म यूनिवर्सिटी भेज देती है पाकिस्तान। I-20 या DS 2019 फॉर्म आपको भेज देंगे। उसके बाद फिर आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से करें। एक अब सेकंड, अगर जल्दी से बताएं। हाँ, मैं एक ऐसा भी आपसे सेशन चाहूंगी, आप मुझे चाहे प्राइवेटली दें या मतलब इस तरह से सभी लोगों के लिए, जिसमें आप ये बताएं कि हम अगर फंडेड नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? मैं कभी ऐसा सेशन नहीं दूंगी, लोगों की बददुआएं नहीं लेनी। इट्स सुपर एक्सपेंसिव, इट्स वेरी हार्ड एक्चुअली। आई मीन यू कैन इट, लाइक देखो मैं अभी आपको, चलो जल्दी से मैं बताती हूँ। देखिए HSC वाला भी होता है, या फुल ब्राइट का तो फुल फंडेड है, HSC भी फुल फंडेड है, लेकिन जो डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करें ना, मैंने आपको पहले बताया कि ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ हो जाती है PSC में, लेकिन बाकी आपके सारे एक्सपेंसेस हैं उसमें, फिर आपके पास GTA या GRE की जॉब आ जाती है, अब वो जॉब कर रहे हो, लेकिन वो जॉब तब होगी ना जब आप 1 महीना या 2 महीना आप यहाँ पे आके काम करोगे। उससे पहले कितने एक्सपेंसेस हैं, लेट मी टेल यू ऑल दोस एक्सपेंसेस।
वीजा Okay. की तकरीबन आपकी 65 to 70,000 आपके लग जाते हैं, क्योंकि मैंने उसमें 2 फी मेंशन कर दी, वीजा फी और एक और स्टूडेंट फी है। 70,000 होगी, फिर आपके पास जो उसके बाद आपने टिकट करवानी है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आओगे तो आपने हाउसिंग का जो पहले मंथ का रेंट होगा, फिर लिविंग कॉस्ट है, फिर आपको आते साथ यूनिवर्सिटी की जो मिसलिनियस फी है वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, वो पे करनी होगी थोड़ी सी। उसके तकरीबन 2 महीने बाद जाकर आपको कहीं से पैसे मिलना शुरू होते हैं। तो आपके पास बेस इनिशियली आपके पास पैसे होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जब GRE और टोफल दे रहे हो तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का पता हो कि कहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसमें फिर आपके पास क्योंकि अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। ये अच्छा था वैसे आपने क्वेश्चन रेज किया, तो मैं शायद स्किप कर दी, लेकिन ये है कि हाँ पैसे चाहिए होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे नहीं चाहिए, और बेटर टू हैव सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट फुलब्राइट में आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। HCC में थोड़ी सी टेंशन की जरूरत है, लेकिन और डायरेक्ट में तो थोड़ी ज्यादा टेंशन की जरूरत है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि 2 महीनों बाद आपको पैसे मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, So you have to और be like 5 to 10 lakh in your pocket. 5 लाख मिनिमम होने चाहिए आपके पास। हाँ जी, मैं आई डोंट वांट टू से दैट बिकॉज क्योंकि कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी जो मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा ख्याल है कि आपके अगर एडमिशन हो जाएगा तो अल्लाह ताला सबब बना देंगे पैसों के लिए भी। नहीं तो बेशक, वो इस तो वक्त एडमिशन होना भी, एडमिशन लॉस होना, आपका यहाँ होना, हाँ हमारा क्वेश्चन पूछना, ये भी अल्लाह ताला के असबाब है सब, ये तो अल्लाह ताला की। लेकिन मैं क्योंकि किसी स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं, कि बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं। लिटरली मेरे पास ये पैसे नहीं थे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अल्लाह ताला सबब बना देते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि आप लोग इनकरेज रहो और आप लोग कोशिश करो, क्योंकि इफ यू आर स्ट्रगलिंग तो अल्लाह ताला आपके लिए सबके लिए रास्ते बना देते हैं। तो मेहनत का सिला जरूर मिलता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। बिल्कुल हो जाएगा। एग्जैक्टली अच्छा, बिल्कुल। कोई ऐसी वीडियो आपके पास हाफसा है आपकी जो आपने GRE पे डिटेल में दी हो, आप उसका लिंक मतलब यहाँ पे या मुझे सेंड GRE कर का दे। मैंने प्रेपरेशन पे इसलिए डिटेल में, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट होता है। लाइक कुछ लोगों को बहुत बेसिक से चाहिए होता है, कुछ का एडवांस लेवल होता है, कुछ का मीडियम होता है। तो उसमें ये है कि आप मैंने बता दिया कि ETS की बुक ले लें, ठीक है, ऑनलाइन आपको वो PDF में मिल जाएगी। क्वांटिटेटिव की अलग है, वर्बल की अलग है, एनालिटिकल की अलग है। उसमें सब गाइडलाइंस भी है, प्रैक्टिसेस भी हैं, और जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वहां से आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो आप वो, और इसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि प्रोमेट्रिक सेंटर जहाँ पे आप जाकर पैसे ना, तो उनके पास भी मॉक टेस्ट की फैसिलिटी है। यू गाइस कैन गो देयर, यू नीड टू स्पेंड लाइक 500 या 1000 होगी मैक्सिमम, मेरे टाइम पे 500 थी। तो यू कैन टेक एन मॉक टेस्ट, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे है, आप कहाँ पे stand कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप मॉक टेस्ट देते हो एंड यू विल रियलाइज कि जी ये आप, It's not compulsory to take the mock test actually. It's like just like for your personal. बट आई थिंक वेरी गुड ऑप्शन फॉर सेल्फ असेसमेंट, राइट? हाँ, because देखो you are gonna spend like almost $26,000. I don't know क्या recently करंट क्या चल रहा है। तो उससे बेहतर है कि आप पहले मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट Okay. दे दो, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा, राइट? ओके, राइट।